तो आप फिरोज शाह तुगलक तक पढ़ चुके थे मेरे साथ। लास्ट क्लास अवेलेबल है आपके पोर्टल पर। और फिरोज शाह तुगलक के बाद अब क्या हो रहा है दिल्ली सल्तनत में, हम लोग वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को दो तीन बता दूं कि फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद बहुत से जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में चेंज होने लग जाती है। कैसे? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक लास्ट पावरफुल सुल्तान माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत के। क्योंकि उनके मरने के बाद बहुत सारी चीजें सडन चेंज हो जाती है। जैसे 1388 में फिरोज शाह तुगलक डाइड, और उसके 10 सालों के बाद हम देखते हैं कि जो मंगोल है उनके अटैक्स इंडिया में बढ़ जाते हैं। और सबसे पहला जो मंगोलियन था जिसने अटैक किया इंडिया के ऊपर इस समय, दैट वाज तिमुर। तिमुर वैसे तो एक सैफ अली खान का बेटा भी है, बट ये वो नहीं है। तो 1388 में ही डाइड, एंड आफ्टर हिज डेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन देखने को मिलता है। इंडिया केम अंडर द अटैक ऑफ तिमुर। और जो तिमुर है वो इंडिया को 15-20 दिन तक अच्छे से लूटता है। क्यों? क्योंकि अभी तक ना आप लोगों ने मंगोल्स को अंडर या मंगोल्स को अंदर आने ही नहीं दिया था। अभी तक नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर वॉर हो रही है, और उसी फ्रंटियर से आप लोग लड़के बार बार लौट जा रहे हैं। तो 1388 के बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक अभाव सा हो जाता है, या फिर ये कह लो कि कोई पावरफुल रूलर नहीं बचता, जिसकी वजह से एक तैमूर नाम का इंसान अब इंडिया को इन्वेड करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है। इंडिया कहा जाता है दिल्ली को 15 दिन तक जला के रखा इस आदमी ने। और दिल्ली को जलाने के बाद उसके बाद जब ये वापिस आ रहा था तब पाकिस्तान में एक स्टेट है मुल्तान, इफ यू रिमेंबर। सिंध है, एक मुल्तान है, पंजाब भी है। और इसी पंजाब वाले में लाहौर आता है। जो पाकिस्तान का लाहौर है वो पाकिस्तानी पंजाब में है। चलिए, तो अब मुल्तान का एक गवर्नर बिठा जाता है किसी इंसान को, ये तैमूर। और उस गवर्नर को केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी जाती है कि आपको केवल ये चेक करना है कि कल को मेरे एब्सेंस में कोई ऐसा इंसान ना आ जाए कि वो दिल्ली के ऊपर फिर से अपना जो रूल है वो स्टेब्लिश कर ले और हम लोगों का आना दोबारा से मुश्किल हो जाए। तो ये काम फिरोज शाह तुगलक अच्छे से कर दे रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको बता दूं कि 1388 दिस डाइड, फिरोज शाह तुगलक ही डाइड। और इसकी डेथ के तकरीबन 10 सालों के बाद 1398 तिमुर अटैक्ड इंडिया। अगर तिमुर की बात करते हैं तो ये आदमी इंडिया के ऊपर अटैक करता है। तिमुर अटैक्ड इंडिया एंड ही लूटेड दिल्ली एंड ऑल द सराउंडिंग एरियाज। इसके अटैक करने के कहा जाता है कि इसने कम से कम दिल्ली को 15 दिनों तक अच्छे से जला के रखा। और व्हेन ही वाज गोइंग बैक, जब ये इंडिया से वापस आ रहा था, तब ऑन हिज वे बैक ही अपॉइंटेड समवन एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि ही डिस्ट्रॉयड दिल्ली फॉर 15 days। ही डिस्ट्रॉयड दिल्ली कंटिन्यूअसली फॉर 15 days। दिल्ली को तकरीबन 15 दिनों तक जला के रखता है। एंड व्हेन ही वॉज गोइंग बैक, जब ये वापस जा रहा था, ही अपॉइंटेड खिज्र खान। ही अपॉइंटेड खिज्र खान एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। एक खिज्र खान जैसे इंसान को ही मुल्तान का गवर्नर बना जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि खिज्र खान को केवल ये ड्यूटी दी जाती है कि आप इंडिया पर किसी भी जो पावरफुल रूलर है उसको नहीं आने देंगे। केवल एक ड्यूटी के साथ आप लोग खिज्र खान को बिठाते हैं कि इंडिया शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय समवन वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई ऐसा आदमी ना आ जाए जिसकी वजह से कल को मतलब आपको पता लगे कि दोबारा से मंगोल्स का इंडिया में आना मुश्किल हो गया। क्योंकि मंगोल्स तो देखिए इंडिया में स्टार्टिंग से ही आना चाह रहे हैं। अगर हम इल्तुतमिश, जब आपने मेरे साथ पढ़ा था, मैंने इल्तुतमिश में भी एक नाम लिखवाया था आपको, जलालुद्दीन मंगबरनी। और मैंने बताया था कि ये चंगेज खान का बहुत इंपॉर्टेंट एनिमी था, भागकर इंडिया आया था असाइलम के लिए। और इसको असाइलम नहीं दिया गया था क्योंकि इल्तुतमिश बहुत ही आगे की सोचने वाले इंसानों में से एक है। इल्तुतमिश ये बात जानता था कि अगर चंगेज खान के एनिमी को आपने रिफ्यूजी स्टेटस दे दिया, असाइलम दे दिया, तो आप डायरेक्टली चंगेज खान से दुश्मनी कर लेंगे। और चंगेज खान से दुश्मनी निभाने के स्टैंड में अभी इस समय तो इंडिया है नहीं। तो इल्तुतमिश के टाइम पर अटैक्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सभी के टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट मंगोल्स के अटैक हो रहे हैं। और सभी मंगोलियन अटैक्स को आप लोग अच्छे से रिपेल कर रहे हो।
कोई भी ऐसा अटैक नहीं है जो आपके लिए सक्सेसफुल हो। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है। कोई भी पावरफुल रूलर बचता नहीं है दिल्ली सल्तनत में। तो 1398 में तिमूर का जो इन्वेजन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। आपको तिमूर के बारे में दो चीजें बता दूं। तिमूर की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं बाबर। जो तिमूर की मतलब तिमूर, ये मान लो कि बाबर के फोर फादर्स हैं। जैसे आपके फादर साइड और आपके मदर साइड की दो फैमिलीज होती है। तो अगर मैं बाबर की बात करूं, बाबर की फादर साइड से जो फैमिली बिलोंग कर रही है वो तिमूर की है। और बाबर की जो मदर साइड की फैमिली है वो चंगेज खान से आ रही है। इतना क्लियर हुआ। बट चंगेज खान की बात करें तो ये इंसान जाना जाता है लाखों लोगों को मारने के लिए। भाई चंगेज खान कोई बहुत अच्छी चीजों के लिए तो जाना जाता नहीं। चंगेज खान ने बहुत से लोगों को मारा। तो इसलिए जब बाबर इंडिया में आता है ना, तो वो अपने आप को डिसेंडेंट शो करता है कि सर मैं तो डिसेंडेंट तिमूर का ही हूं। क्यों? क्योंकि तिमूर की याद चंगेज खान की तरह बहुत से लोगों की मौत के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो बाबर ये बोलता है इंडिया में आकर कि भाई इंडिया तो ऑलरेडी मेरा ही था। देखा जाए तो तिमूर ने तो पहले भी इंडिया को कैप्चर कर लिया था, तो मैं तो केवल वो लेने आया हूं जो मेरा ऑलरेडी है। क्योंकि देखो बाबर की, अभी आप आगे मेरे साथ पढ़ोगे कि बाबर का पैक्ट होता है राणा सांगा के साथ। राणा सांगा वाज लाइक कि बाबर इंडिया में आएगा, अच्छा खासा एक प्लान करेंगे अटैक, उसके बाद हरा देंगे हम लोग इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी, क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत के लास्ट किंग के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद आराम से राणा सांगा ये सोच रहे थे कि मैं इंडिया को कैप्चर कर लूंगा। बट राणा सांगा को ये नहीं पता था कि बाबर की इंटेंशन कुछ और है। वो तो चाह रहा है कि इंडिया से इब्राहिम लोदी जाए तो इंडिया का पूरा कंट्रोल बाबर के हाथ में आ जाए और एक मुगल डायनेस्टी टाइप का कुछ स्टेब्लिश हो जाए। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में केवल इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आगे चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट डायनेस्टी आपके पास आ जाती है सैयद डायनेस्टी। नेक्स्ट डायनेस्टी की हेडिंग डाल दीजिए सैयद। सैयद डायनेस्टी ऑलमोस्ट 1414 से लेके 1451 तक इंडिया पे रूल कर रही है। आपको बता दूं इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, इस डायनेस्टी के फाउंडर एक्चुअली में तिमूर का वो गवर्नर है जिसको मुल्तान में बैठाया गया था, केवल ये कहकर कि आपको इंडिया या दिल्ली के ऊपर कोई पावरफुल सुल्तान ना आए, ये आपकी ड्यूटी है। तो दिस मैन वेटेड फॉर डैम 16 ईयर्स, 16 साल तक वेट करता है कि शायद मंगोल दोबारा लूटने आएंगे। बट मंगोल आते नहीं है। तो इसको लगता है कि ये ब्राइट अपॉर्चुनिटी है, दिल्ली के थ्रोन को मैं ही कैप्चर कर लेता हूं। और उस तरीके से सैयद डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं मिस्टर खिजर खान। खिजर खान की बात करें 1414 से लेकर ये इंसान दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है 1421 तक। तकरीबन 60 सालों तक खिजर खान दिल्ली सल्तनत का राजा रहता है। अब एक इंसान के बारे में याद करना, मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। और वो उससे पहले एक नौकर ही था। भाई अगर मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं तो वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था। तो इसलिए इस पूरी डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। कहा यह जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि वो पहले स्लेव रह चुके हैं ना, तो उसने कभी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट किया ही नहीं। क्योंकि बहुत जनरस इंसान था। और अगर एक बहुत ही डाउन टू अर्थ राजा बनता है ना कोई इंसान, तो वो एक्चुअली में राजपाट, देखो आपके पास ऑप्शन दो है। अगर एक डाउन टू अर्थ आदमी राजा बना दो आप, एक ऐसा इंसान जिसने आज तक पैसा नहीं देखा हो और वो एकदम से राजपाट देखे, तो या तो उसका दिमाग घूम जाएगा भाई, या तो वो राहुल गांधी बन जाएगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि वो थोड़ा सा सिंसियरली काम करे। देखो आज इलेक्शन रिजल्ट है। कितना? अच्छा हाँ, कुछ क्या 300 पार कर लिए इन्होंने? अच्छा जी, कमाल हुई यार। मुझे तो लग रहा हारेंगे इस बार। चलो आगे की बात करते हैं। मैम पकड़ के ढूंढ दो एक दूसरे को। ये है डेस्क और यहां से उठाओ फट्टा। हाँ जी, तो आगे चल रहे हैं। तो खिजर खान भी बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है और इस इंसान ने भी कभी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ही नेवर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान, जैसे कि ऐबक ने नहीं किया। ही नेवर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान लाइक ऐबक। ऐबक ने भी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया। इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया और अपने आप को रैयत आला बोला। ही अडॉप्टेड अ टाइटल। ही अडॉप्टेड अ टाइटल ऑफ रैयत आला।
सुल्तान तो अपने आप को बोला नहीं, बट अपने आप को रैयत आला का टाइटल अडॉप्ट करके ये लोगों को ये बताना चाह रहा है कि देखिए, रैयत का मतलब ना बेटा यहाँ पर किसान होता है, फार्मर्स। तो मैं फार्मर्स का राजा हूं। उस टाइम पर किसी भी सोसाइटी के लोअर मोस्ट सेक्शन में फार्मर्स ही आते हैं। तो अपनी हमदर्दी दिखाना चाह रहा है एक्चुअली में लोअर मोस्ट स्ट्रेटा के साथ कि देखिए, जो मैं हूं, मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि इस इंसान ने आज तक कभी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया, बहुत आराम आराम से शासन कर रहा था। और हाँ, ऐबक की तरह बहुत जेनरस नहीं था। मैं ये बोलूं कि अगर ऐबक बहुत जेनरस था तो ये बहुत जेनरस नहीं था। ऐबक को तो आप लोग लाख बख्श कहते हैं, क्योंकि लाखों में देता था वो इंसान। कोई अगर कुछ मांगने आता था तो कुछ छोड़िए, वो उसको बहुत कुछ देता था। फिर बात करते हैं इस पूरी डायनेस्टी के सबसे फेमस किंग के बारे में। इस पूरी डायनेस्टी में सबसे फेमस किंग आ जाते हैं मुबारक शाह। सबसे फेमस किंग जो है वो है मुबारक शाह। और अगर हम मुबारक शाह की बात करें तो मुबारक शाह के टाइम पीरियड में, या कह लो इनके कोर्ट में, एक राइटर रहता था। मुबारक शाह के कोर्ट में एक राइटर रहता था, इन हिज कोर्ट। और कोर्ट में इस राइटर का नाम था अहमद बिन सिरहिंदी। अहमद बिन सिरहिंदी। और इस इंसान ने एक बुक लिखी है। अहमद बिन सिरहिंदी इज अ राइटर ऑफ अ बुक। और जो बुक इस इंसान ने लिखी है उसका नाम है तारीख मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं यहां पर ना, अगर किसी बुक का नाम तारीख से शुरू हो रहा है, या तो तारीख होगा, नहीं तो त्वारीख होगा। तारीख और त्वारीख में डिफरेंस बता दूं जी। अगर कोई बुक का नाम तारीख से शुरू हो रहा है ना, तो वो किसी एक पर्टिकुलर डेट के बारे में बात कर रहा है। तारीख एक्चुअली सिंगुलर है। ठीक है, ये किसी एक डेट के बारे में बात करता हूं। अगर किसी बुक का नाम त्वारीख से शुरू हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर ऑफ डेट्स के बारे में बात कर रहा है, नंबर ऑफ इवेंट्स बता रहा है आप लोगों को। तो त्वारीख इज प्लूरल एंड तारीख इज सिंगुलर। तो यहाँ पे ज्यादातर जो बुक्स आप लोग लिखते हो वो तारीख फॉर्मेट में लिखते हो, त्वारीख फॉर्मेट में कोई बुक नहीं लिखी जाती है। तो तारीख मुबारक शाही के राइटर अहमद बिन सिरहिंदी, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसके कोर्ट में रहते थे। सबसे फेमस किंग मुबारक शाह के कोर्ट में ये इंसान रहता था। उसके बाद बात करते हैं इस पूरी डायनेस्टी के लास्ट किंग के बारे में। और लास्ट किंग है इस पूरी डायनेस्टी का आलम शाह। इस डायनेस्टी ने कुछ खास नहीं किया। लास्ट किंग का नाम आलम शाह है। और इस पूरी डायनेस्टी ने कुछ खास अचीवमेंट नहीं दिखाई है, मैं ये भी बता दूं, बहुत कुछ खास नहीं किया है। इसके बाद सबसे लास्ट डायनेस्टी आप लोगों के पास आ जाती है लोदीज। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी से खत्म हो जाएगा ये टॉपिक दिल्ली सल्तनत का। लोधी डायनेस्टी ये आ रही है इंडिया में 1451 से लेकर 1526 के बीच में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लोधीज के बारे में पता होनी चाहिए वो क्या है, कि अभी तक दिल्ली सल्तनत के जितने भी डायनेस्टीज हैं वो सब टर्किश ओरिजिन के हैं। टर्किश ओरिजिन का मतलब समझ लो कि ये लोग अफगानिस्तान से थोड़ा सा दूर जो कंट्री है, टर्की, ईरान या अरब, यहां से आ रहे हैं। इंडिया में अभी तक किसी अफगानी डायनेस्टी ने रूल नहीं किया है। तो कहा जाता है लोधीज के बारे में कि लोधी डायनेस्टी इंडिया पर रूल करने वाली पहली अफगानी डायनेस्टी है। और अफगानिस्तान की बात कर लूं यार, तो अफगानियों का नेचर प्लस इन लोगों का रवैया केवल लूटने का होता है। आपको बता दूं, अफगानियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जैसे अमेरिकन ट्रूप्स इन तालिबान, सॉरी इन अफगानिस्तान, पता ही है कि भाई आप ही के जो वेपन्स हैं वो तालिबान ने एक्वायर करे। अगर अफगानिस्तान की बात करें हम लोग, 2021 में शायद ये सब हुआ था। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन अफगानियों को कंट्रोल करना। इवन आज भी ना तालिबान गवर्नमेंट की फेलियर तो आपको दिखती नहीं है, क्योंकि मीडिया फ्री नहीं है यहाँ पर। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम इन लोगों को भी है ही है अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में। बिना वेपन के ये लोग मानते नहीं है। अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का ना सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो इंडिया की सिख रेजिमेंट है। देखो, सिखों के बारे में हम लोग क्यों इतना ज्यादा डाउटफुल नहीं है, क्योंकि एक तो ब्रिटिश टाइम पीरियड से चली आ रही है, प्लस एक मात्र ऐसी रेजिमेंट है जिसने अफगानिस्तान को कई सालों तक कंट्रोल करके रखा। मैं बात कर रहा हूं 1829 से 39 के बीच में पूरा अफगानिस्तान इन लोगों के कंट्रोल में था।
और इसी दौरान ना एक मूवी बनी है अभी इंडिया में, केसरी के करके कुछ, तो वो ये अफगानिस्तान के ऊपर ही है कि कैसे आप लोगों ने अफगानिस्तान को कंट्रोल किया। अफगानिस्तान को 1849 में छोड़ भी दिया गया था, मैं आपको बता दूं। और क्यों छोड़ा था, ये 1849 से ही हालत खराब होनी शुरू हुई है इस कंट्री की, क्योंकि रशिया के साथ इन लोगों को बहुत ज्यादा चैलेंज होने लगता है, ब्रिटेन के लोगों को, कि रशिया ऐसा ना हो कि उज्बेकिस्तान से होता हुआ इंडिया में आ जाए, क्योंकि रशिया से इंडिया आया जा सकता है बाय रोड, ये तो पता है ना जी? नहीं? ये वो मैप देखना थोड़ा सा, रशिया के नीचे जो यूएसएसआर कभी होता था, अब बहुत से देशों में तो बट ही गया, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे होते हुए आप लोग आ सकते हैं। वो बात अलग है कि अभी जाता कोई नहीं है, बट आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोधीज के बारे में पता होनी चाहिए, इट इज द फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। इंडिया पे रूल करने वाली पहली अफगानी डायनेस्टी है, फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। इसके बाद बात करते हैं इस डायनेस्टी के फाउंडर की। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बहलोल लोधी है। फाउंडर इज बहलोल लोधी। बहुत ही लोल आदमी है मैम ये, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कब तक रूल करते हैं, तो 1451 से लेकर ये आदमी तकरीबन 1489 तक दिल्ली सल्तनत के थ्रोन पर रहते हैं। बहलोल लोधी के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई इनकी अचीवमेंट नंबर वन, तो इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था और अपने आप को इसने गाजी बोला था। उस समय गाजी का टाइटल अडॉप्ट करते थे वो लोग जो अपने आप को अल्लाह के समान, या ये कह लो कि प्रोफेट मोहम्मद जैसा समझते थे, अपने आप को बड़ा प्योर मानते थे, या इस्लामिक रिलीजन का प्रीचर मानते थे अपने आप को, वो लोग गाजी का टाइटल अडॉप्ट करते थे। तो बहलोल लोधी की बात करें तो ये आदमी 1451 से लेकर 1489 तक थ्रोन पर बना रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था और टाइटल था गाजी। इसके टाइम पीरियड में कॉइन्स सर्कुलेट किए गए थे और कॉइन्स को बोला जाता है बहलोली कॉइन्स, बहलूली कॉइन्स। तो इसने कॉइन सर्कुलेट किए जिन कॉइन्स को आप बहलूली कॉइन्स कहते हैं। बहलोल लोधी की दो अचीवमेंट्स हैं। कुछ खासा इस आदमी ने किया नहीं है, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें या इन पर्टिकुलर अगर इसकी बात करते हैं तो बहुत कुछ अच्छा नहीं किया, मतलब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं किया। बहलोल लोधी के मरने के बाद इनका बेटा आता है और इनके बेटे का नाम जो है वैसे तो वो निजाम खान है, बट वो राजा बनने के बाद अपने आप को सिकंदर लोधी एक टाइटल दे देता है। सिकंदर लोधी ही है, कभी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अलेक्जेंडर लोधी कर दो तुम लोग। अलेक्जेंडर को हिंदी में सिकंदर बोलते हैं ना, है कुछ महान आत्माएं हैं हमारे पास जिनको लगता है ये अलेक्जेंडर लोधी है। अलेक्जेंडर नहीं है, ये सिकंदर लोधी ही है। तो बहलोल लोधी के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट राजा आता है, इसने बहुत काम किया है, नाम है इसका सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की बात करें तो 1489 से लगभग 1517 तक यह आदमी दिल्ली सल्तनत के थ्रोन पर रहता है। इसका रियल नेम, सिकंदर लोधी का रियल नेम अगर आपसे पूछा जाए तो भाई रियल नेम इस आदमी का निजाम खान है। लोग इसको निजाम खान के नाम से पुकारते थे। बात करते हैं अचीवमेंट्स की, इसने क्या क्या काम किया है। सबसे पहली अचीवमेंट, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा तो मैं आपको थोड़ा कैपिटल्स का ट्रेंड बता दूं, दिल्ली सल्तनत में कैपिटल कैसे कैसे चेंज हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाई, इल्तुतमिश ने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, ये सब कैपिटल्स इस तरीके से ट्रांसफर हुए। उसके बाद अभी तक तो कैपिटल दिल्ली ही चल रही है। सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में 1504 के आसपास आगरा सिटी बनाई जाती है और इसको लगता है कि अब कैपिटल आगरा शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी लास्ट डायनेस्टी पर अटैक करने जा रहे हैं, सपोज करते हैं हम लोग अभी अफगानिस्तान पर अटैक करने जाए, ठीक है, अब अभी एट प्रेजेंट अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, ठीक है, तो सब कुछ, सब राजा भी वही रहेगा, देखा जाए तो पार्लियामेंट भी वही होगी, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी काबुल में ही लिए जाएंगे। तो अगर अफगानिस्तान को हम लोगों को एक दिखाना हो कि यार अफगानिस्तान अब इंडिया के कंट्रोल में आ गया है, तो आप अफगानिस्तान के कौन से पोर्शन में जाके अपना तिरंगा लहराओगे? काबुल में ही जाओगे ना यार। तो अब दिल्ली सल्तनत की लास्ट कैपिटल आगरा है,
तो अब दिल्ली सल्तनत के जाने के बाद मुगल्स आने वाले हैं। तो अब दिमाग लगा के बताओ कि मुगल्स जब इंडिया में आएंगे तो सबसे पहले कौन से पोर्शन को एक्वायर करके ये बताएंगे कि देखो यार दिल्ली में अब, या इंडिया में अब मुगल्स आ चुके हैं। भाई आगरा में ही जाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि मुगल डायनेस्टी की पहली कैपिटल आगरा थी। और आगरा से भी कैपिटल दोबारा दिल्ली आते आते भी 300 साल लग जाते, सॉरी 300 बहुत ज्यादा बोल गया मैं, 1526 से लेकर तकरीबन 16, हाँ तो तकरीबन 100 सवा 100 साल लग जाते हैं आगरा से दोबारा कैपिटल दिल्ली आने में। और अब जो कैपिटल दिल्ली मुगलों के टाइम पर आएगी ना, ये वही दिल्ली है जो रेड फोर्ट के आसपास बन रही है। भाई देखो दिल्ली की बात भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। दिल्ली है तो छोटी सी, बट दिल्ली तकरीबन बहुत से सालों तक दिल्ली के अलग अलग पोर्शंस कैपिटल रहे हैं। जैसे हौस खास कैपिटल रहा है दिल्ली में, ठीक है, धौला कुआं कैपिटल रहा है दिल्ली में, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के आसपास का इलाका जिसको सिरी कहते थे लोग, सिरी फोर्ट बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वो वाला इलाका भी कैपिटल रहा है। और अब जो शाहजहां कैपिटल बनाने वाले हैं ना जी, वो शाहजहानाबाद कहलाती है, और वो रेड फोर्ट के आसपास की कैपिटल है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं और ये बनाते हैं आप लोगों के लिए न्यू दिल्ली। जो रायसीना हिल्स के आसपास की दिल्ली है, वो है आप लोगों की क्या कहते हैं, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में कैपिटल बनते हैं ब्रिटिश कैपिटल। 1911 में ये काम होता है। तो दिल्ली कैपिटल रही है, बट दिल्ली के अलग अलग पोर्शन अलग अलग टाइम पर कैपिटल रहते हैं। ठीक है, सिकंदर लोधी की पहली अचीवमेंट मैं आपको बता दूं, 1504 में इसने आगरा सिटी बनाई। और केवल आगरा सिटी बनाई ही नहीं, इसने कैपिटल भी आगरा ट्रांसफर कर दी। कैपिटल भी आगरा ले गया। उसके बाद बात करते हैं आगे अचीवमेंट नंबर सेकंड। सेकंड अचीवमेंट में इसको लगा कि यार एक मेजरिंग स्केल आते हैं। मेजरिंग स्केल का मतलब क्या होता है जी? मेजरिंग स्केल का मतलब है कि भूमि की पैमाइश के लिए आप लोगों को एक पैमाना चाहिए। उस टाइम पे इंची टेप रोल वाली तो होती नहीं थी कि रोल करके जेब में डाल लो और कहीं भी जाके हैंडी, जमीन मापना है तो कहीं भी जाके मापाओ। ऐसा कुछ होता नहीं था उस समय। यहाँ पर सिकंदर लोधी भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये लेकर आ रहे हैं। उस समय होता क्या था ना कि हर किसी इंसान के पास एक आयरन की रॉड होती थी। अब आयरन की रॉड में हर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रिंग्स लगी होती थी। जैसे आज भी आप देखो ना, स्केल पर इंच पे एक लंबी लाइन होती है, तो वैसे ही आयरन की रॉड पर हर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक रिंग होती थी। तो ये 32 रिंग्स का एक स्केल लेकर आता है। अगर मैं सिकंदर लोधी की बात करता हूं, मतलब एक स्केल बनाता है आयरन का जिसपे हर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रिंग्स होती हैं। ऐसी 32 रिंग्स इस पैमाने पर होती हैं। ठीक है, और इस स्केल का नाम ये आदमी रखता है गजे सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। और इसी वजह से ना दिल्ली एनसीआर में आपको दिखता होगा प्रॉपर्टी अक्सर स्क्वायर यार्ड्स में मापी जाती है, जिसको गज कहते हैं ना आप लोग। वो गज की शुरुआत ये आदमी करता है। गज एज अ मेजरिंग यूनिट इस आदमी ने शुरू करी। तो इसने एक मेजरिंग स्केल इन्वेंट किया, मेजरिंग स्केल ऑफ 32 रिंग्स। 32 रिंग्स वाला एक मेजरिंग के लिए लेकर आता है जिसका नाम ये रखता है गजे सिकंदरी। देखिए यहां से जो बुक मिलेगी ऑफ कोर्स उस पर एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि किताबों में हमेशा एक्स्ट्रा ही होता है। नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि हमने बुक दी है। तो मैं केवल क्लास में इंपॉर्टेंट चीजों पर ही फोकस करूंगा यार। गजे सिकंदरी ये इंसान इंप्लीमेंट करता है। कहा जाता है इसके बारे में कि भाई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था ये टेम्पल्स के डिस्ट्रक्शन में, और थोड़ा बहुत मतलब इनटॉलरेंट था ये नॉन मुस्लिम्स के लिए। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये इंसान पूरी तरीके से इनटॉलरेंट था, ऐसा नहीं बोल सकता हूं। सिकंदर लोधी अपने आप में ना एक पोइट है, पोएम्स लिखता है। देखो यार, खाली वक्त में तो ये काम कर ही सकते हो ना। और शायरी तब निकलती है जब दिल टूटा होता है। तो अब इसका तो मुझे पता नहीं इसका क्या था। तो हर एक इंसान जो पोयम लिखता है ना, वो अपने नीचे, पोयम के नीचे अपना पेन नेम डाल देता है। पेन नेम समझ में आ रहा है जी? एक तो जैसे रियल नेम मेरा दीपक हो गया, ठीक है, बट अगर मैंने कोई पोयम लिखी तो हो सकता है कि मैं नीचे लिख दूं, डी लिख दूं, दीप लिख दूं, तो ये मेरा पेन नेम हो सकता है। उसी तरीके से ये आदमी भी पोइट्री लिखने का शौक रखता है, और इसका पेन नेम जो है वो कभी कभार पूछ लेते हैं, गुल रुखी नाम से ये आदमी पोयम लिखता था। तो इसकी तीसरी अचीवमेंट की बात करूं तो ये पोयम कंपोज करता था
जिन पोयम्स का पेन नेम रखता था ये गुलरुखी। तो गुलरुखी इसका पेन नेम है, जो भी पोयम्स इसने आज तक कंपोज करी है। चलिए जी, 1517 तक ये इंसान बैठता है दिल्ली सल्तनत पर, और उसके बाद इसका बेटा आ जाता है, और बेटे का नाम इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी के बारे में दो तीन चीजें आपको बता दूं जी। पहली बात तो, लास्ट किंग है पूरी दिल्ली सल्तनत का। 1517 से लेके 26 तक ये इंसान राजा रहता है। और इब्राहिम लोदी के बारे में आपको बता दूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आदमी है। इंटरेस्टिंग कैसे, सोचो अगर आप बच्चे बैठे मेरी क्लास में, मैं एक एक करके बच्चों को उठाऊं और उनकी घंघोर बेइज्जती मारूं, ठीक है, उसके बाद बाकी सब हंसे, फिर अगले दिन तुम में से फिर एक को पकड़ लूं, और अगर ये रोज चलेगा ना, रोज, तो यार तुम में से थक जाओगे। यू गाइज विल बी लाइक कि पढ़ाता तो यार ये है नहीं, फालतू की बातें करवा लो इस आदमी से। यही तो होगा, अभी भी शायद तुम सोच रहे होंगे। आगे चलते हैं जी। अब होता क्या है, अगर मैं ये काम अपने मिनिस्टर्स के साथ करूं, सोचो ना, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ये काम पार्लियामेंट में अपने ही एमपीओ के साथ करे, तो क्या सरकार चल पाएगी? उनके ही मिनिस्टर्स प्लान में लग जाएंगे ना, भाई इस आदमी को हटाते हैं। और यही काम इब्राहिम लोदी के साथ था। ये अपने कोर्ट्स में अपने ही मिनिस्टर्स की बहुत उतारता है, जिस वजह से इसके दो मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो इसके खिलाफ बागी हो जाते हैं। उसी में से एक मुल्तान का मिनिस्टर था इसके टाइम पे, दौलत खान लोदी नाम है इस आदमी का। और दौलत खान लोदी को पता लगता है कि भाई अभी अभी ना अफगानिस्तान के काबुल में बाबर आया है। देखो यार, बाबर की स्टोरी अलग चल रही है। जिस समय इब्राहिम लोदी इंडिया में रूल कर रहा है, इस समय बाबर की स्टोरी अलग चल रही है। बाबर की बात करें तो मात्र 14-15 साल की उम्र में ये राजा बन जाता है। इसके फादर का नाम उमर शेख है। उमर शेख की डेथ के बाद बाबर बहुत जल्दी थ्रोन पर आ जाते हैं। बाबर आए तो देखो बच्चा ही था, तो अच्छे से अपने एम्पायर को संभालता है। बाबर का जन्म होता है फरगना में। फरगना आज की डेट में उज्बेकिस्तान में आता है। इतना क्लियर हुआ। अब बाबर के जो चाचा के लड़के हैं, जितने भी कजन ब्रदर्स हैं, वो नहीं चाहते थे कि बाबर इंडिया में ज्यादा देर तक रूल करे। तो अब होता क्या है कि इसके कजन ब्रदर्स जो हैं, ये प्लानिंग बनाने लगते हैं कि बाबर को फरगना से कैसे निकाला जाए। तो फरगना से थोड़ा ही दूर ना उज्बेकिस्तान में ही है, ये समरकंद नाम से एक जगह है। नहीं पता हो समरकंद कहां पर है? तो अभी शंघाई कॉरपोरेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? शंघाई की एक मीटिंग हुई है, शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग 2023 में, 24-23 में, हाँ 23 में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। अगर थोड़ा सा उसकी वेन्यू ढूंढ रहे तो समरकंद तब आया था न्यूज़पेपर्स में। तो ये समरकंद और फरगना दोनों उज्बेकिस्तान में ही है। तो होता क्या है कि इसके कजन ब्रदर्स जो है, ये समरकंद में रिवोल्ट करवा देते हैं। तो बाबर निकलता है फरगना से समरकंद, समरकंद का रिवोल्ट सप्रेस करता है, इतने में फरगना में रिवोल्ट हो जाता है। अब ये समरकंद से दोबारा फरगना आया, जैसे फरगना को सप्रेस किया, फिर समरकंद में रिवोल्ट हो गया। तो आधी जिंदगी तो इसने भाई ने ऐसे ही निकाल दी। और जब ये बीच में था, दोनों पॉइंट्स के बीच में, पता लगता है दोनों में ही रिवोल्ट हो गया। इसकी खुद की आर्मी ही बाबर का साथ छोड़ जाती है। ऐसे में बाबर वॉज फोर्स्ड, बाबर को फोर्स किया जाता है कि आप अपनी बर्थ प्लेस छोड़ें। और बाबर इस समय यहां से निकलकर, फरगना से निकलकर अफगानिस्तान के काबुल में है। तो बाबर अपने घर से निकाल दिया गया। इस समय इब्राहिम लोदी की सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी। तो बाबर को चाहिए सेफ हेवन, जहां पर वो अपना एम्पायर बना सके। और इब्राहिम लोदी करे कराए काम पर पानी फेर रहा है। दौलत खान लोदी और एक और इंसान, मेवाड़ का राजा राणा सांगा, ये दो लोग मैसेंजर्स भेजते हैं अपने अपने बाबर को, क्योंकि दोनों को पता है बाबर इस समय काबुल में है। और बाबर की बात करूं जी, बाबर है डेंजरस प्रोडक्ट। सोचो ना, मदर साइड से ये चंगेज खान से आ रहा है, फादर साइड से तिमूर से आ रहा है। तिमूर, चंगेज खान, बाबर, दोनों ही फियर्स, ऐसे लोगों के, वॉरियर्स के गुण इस आदमी में है। इसको हरा पाना तो बड़ा मुश्किल है। और ये बात सबको पता थी। इब्राहिम लोदी भले कितना पागल आदमी हो, बट इस इंसान के पास आर्मी तो थी, और अफगानियों के साथ लड़ने की उस समय कोई जरूरत नहीं करता था। तो सबको लग रहा था बाबर को बुला लेते हैं यार, यही कुछ कर सकता है। और बाबर को, इनको लगा कि ये लालची आदमी होगा, तो उन्होंने बाबर को लालच क्या दिया कि सर आप आ जाओ, बस आपको जितना पैसा चाहिए आपको मिल जाएगा, आप केवल इब्राहिम लोदी को हराओ, इंडिया से जो पैसा चाहिए वो लूटो, और 9-2-11 हो जाओ। बाबर यही काम करते हैं। 21 अप्रैल 1526 को होता है पानीपत का फर्स्ट बैटल इस आदमी के साथ। इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है, बाबर सब कुछ कैप्चर करता है, और जैसे कि प्रॉमिस किया गया था, अप्रैल फुल बना के इंडिया में ही आ जाता है। अब राणा सांगा को लगता है यार ये तो भाई ने धोखा कर दिया,
क्योंकि राणा सांगा ने बाबर को फोर्सेस में मदद करी थी ताकि वो हरा सके इब्राहिम लोदी को। तो अब मैं बाबर की जब लाइफ में आऊंगा तब आपको बताऊंगा बाबर की लाइफ में हर साल एक बैटल हो रही है, और एवरी ईयर द बैटल विच बाबर फॉट वॉज एन इंपॉर्टेंट बैटल। ऐसा ही नहीं है कि छोटी मोटी बैटल्स उसने लड़ी। बाबर फॉट 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स इन हिज लाइफ इन इंडिया, जिसमें एक पानीपत का बैटल है, एंड रेस्ट ऑफ द 3 बैटल्स आर खानवा, घाघरा, चंदेरी। जिसमें सबसे पहले जो बाबर है वो इंडिया में गन पाउडर का यूज करता है, तोप खाने इंडिया में पहली बार इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं इब्राहिम लोदी से। तो इब्राहिम लोदी की बात करें तो ये इंसान 1517 में बन जाता है दिल्ली सल्तनत का लास्ट किंग। सिकंदर लोदी का बेटा है अगर बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम इब्राहिम लोदी की बात करें तो इसके टाइम पीरियड में मुझे केवल एक चीज याद आ रही है, और वो 21 अप्रैल 1526। इस दिन ही फॉट द बैटल ऑफ पानीपत। बाबर के अगेंस्ट पानीपत का बैटल लड़ता है और हारता है। ये इब्राहिम लोदी के बारे में है। और 1526 में जैसे ये हार जाता है ये इंसान, उसके बाद पता लगता है कि भाई ऑलमोस्ट पूरा की पूरा जो दिल्ली सल्तनत का एम्पायर है वो खत्म हो चुका है। देखिए, एक मोहम्मद बिन तुगलक में आप लोगों को एक पॉइंट मैं ऐड करवा रहा हूं। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक इंडिया पे रूल कर रहे थे, उसी समय साउथ इंडिया में 2 डायनेस्टीज उभर रही थी। एक 1336 में, एक 1347 में। दोनों डायनेस्टीज के नाम बता दूं, एक था विजयनगर और दूसरा था बहमनी किंगडम। तो अगर थोड़ा बहुत आपको मैप के बारे में समझाऊं, विजयनगर बहमनी कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ मैम। ये सुना होगा वो मेरे को ही लगता है मैंने बताया होगा। विजयनगर बहमनी मैं पढ़ा नहीं सकता आप लोगों को। और मुझे याद भी नहीं। हाँ, नाम तो मैं ले ही सकता हूँ ना मैम। हम्म। देखिए, मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बता दूं कि इस समय हो क्या रहा है। थोड़ा बहुत आप भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इस समय जब नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो आपके पास दिल्ली सल्तनत है, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही 2 डायनेस्टी साउथ इंडिया में निकल कर आ रही है। ये वाला पूरा मैप जो है, यहां पर तो आ रहा है विजयनगर। ये तो विजयनगर है। और विजयनगर के नॉर्थ में बात करें तो ये वाला पूरा पोर्शन, दिस इज बहमनी किंगडम। ये बहमनी किंगडम है। तो विजयनगर और बहमनी किंगडम ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी है। विजयनगर बहमनी किंगडम कंटेम्पररी में आ गए। मैं एक बार पेन चेंज कर देता हूं। दिस पोर्शन इज बहमनी, और जो व्हाइट में आप लोगों के पास में है वो तो विजयनगर है ही। और इसी समय अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत चल रही है। यू हैव दिल्ली सल्तनत इन द नॉर्थ। तो दिल्ली सल्तनत की 2 कंटेम्पररी डायनेस्टी साउथ इंडिया में आप लोगों के पास में है, एक विजयनगर है, एक बहमनी किंगडम है। जैसे दिल्ली सल्तनत में मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना कि 5 डायनेस्टीज ने सक्सेसिवली रूल किया, एक के बाद एक के बाद एक, वैसे ही विजयनगर में भी है। विजयनगर में 4 डायनेस्टी सक्सेसिवली रूल करती है। भाई, 4, सबसे पहले संगमा आती है, फिर सालुवा आती है, फिर तुलुवा आती है, फिर अराविडु आती है। 4 डायनेस्टीज एक साथ मिलकर एक के बाद एक के बाद एक ये विजयनगर बनाते हैं। विजयनगर की जो कैपिटल है वो हम्पी सिटी, हम्पी कर्नाटक में सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। और अगर हम बहमनी की बात करें तो बहमनी की कर्नाटक में ही कैपिटल है गुलबर्गा। आज भी गुलबर्गा कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। बहुत सी चीजें आप लोग देखोगे बहमनी किंगडम और विजयनगर के बारे में। आपने कभी इन स्टेट्स के नाम सुने, जैसे कि क्या कहते हैं, बिदर, बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, सुना होगा कभी? ये एक्चुअली में बहमनी किंगडम के ही टूटे हुए 5 टुकड़े हैं। कहा क्या जाता है, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में दोनों रूल कर रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है।
दोनों के आपस में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि दोनों डायनेस्टीज के बीचों बीच ना दो रिवर चलती हैं, एक चलती है कृष्णा और कृष्णा की ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा। तो ये अब जो तुंगभद्रा रिवर है, इसके आसपास का जो इलाका है ये बहुत फर्टाइल है। देखो अगर मैं आपको बता दूं, दो रिवर्स हैं, एक एरी, तो दोनों रिवर्स के बीच के इलाके को कहा जाता है दोआब। दोआब का मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। जैसे दिल्ली जो है ये दोआब में आती है, गंगा यमुना दोआब में आते हैं हम लोग। खास करके ईस्ट दिल्ली वाले लोग थोड़े बाहर हो जाते हैं। जो ये वेस्ट नॉर्थ और कौन सा रह गया, नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये जो तीनों पार्ट्स है दिल्ली के, ये तीनों पार्ट्स आप लोगों के पास दोआब में आते हैं। ईस्टर्न दिल्ली वाले लोग थोड़े से बाहर हो जाते हैं इस तरफ, इसलिए इनको जमुना पार करके चिढ़ाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये है कृष्णा जी और ये होगी तुंगभद्रा। तो इन दोनों के बीच में वॉर ये लगता है कि अब ये बीच वाले दोआब के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा। एक तो इसलिए इन दोनों की नहीं बनती है। मैं दूसरी चीज आपको बता दूं, बहमिनी किंगडम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साउथ इंडिया की पहली मुस्लिम डायनेस्टी है ये। वैसे तो इंडिया की पहली मुस्लिम डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में पूछा जाए तो स्लेव डायनेस्टी। बट अगर हम साउथ इंडिया की पहली मुस्लिम डायनेस्टी की बात करेंगे तो बहमिनी किंगडम। ठीक है, और इस बहमिनी किंगडम का ही ब्रेकअप हुआ है। आपको बता दूं, इसी बहमिनी किंगडम का ब्रेकअप होकर इसमें से 5 टुकड़े अलग हो जाते हैं। कौन से 5? बेरार, बीदर, क्या कहते हैं, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर। बेरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, 5 पार्ट्स अलग हो जाते हैं बहमिनी किंगडम के। इतना क्लियर हुआ? और ये बहमिनी किंगडम टूटता है तब जब विजयनगर इंटैक्ट है। मैं केवल आपको वही बता रहा हूं कि विजयनगर तो वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है, और इस राइवलरी में नुकसान बहमिनी का होता है और बहमिनी टूट जाता है 5 हिस्सों में। अब विजयनगर वाले क्या कर रहे हैं? विजयनगर वाले कर रहे हैं कि इन 5 टुकड़ों के साथ लूडो खेल रहे हैं। भाई 5 को आपस में लड़वा रहे हैं। इनको पता है कि अगर ये 5 यूनाइट हो गए तो विजयनगर की सुप्रीमेसी तो खत्म हो जाएगी। तो अब ये चीज रियलाइज होती है बहमिनी किंगडम के ब्रोकन पार्ट्स को 1565 तक। अभी मैं आप लोगों को इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। इनकी राइवलरी 1565 तक चलती है, 1565 तक चलते हैं ये दोनों एम्पायर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1526 में बाबर इंडिया में आ चुका है और ये बाबर के कंटेम्पररी चल रहे हैं दोनों, अगर देखा जाए तो। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं विजयनगर किंगडम की, उसके बाद मैं लेके जाऊंगा बहमिनी किंगडम की तरफ। हेडिंग डाल दीजिए विजयनगर किंगडम। मैप बना लेंगे तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन है। मैं थोड़ा सा ना हिस्ट्री, इमेजिनेशन का काम है जी, थोड़ा इमेजिनेट कर लोगे चीजें आप लोगों के लिए सुधर जाएंगी, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। बहमिनी किंगडम का सबसे पहले तो टाइम पीरियड लिख लेते हैं, सॉरी विजयनगर किंगडम का टाइम पीरियड लिख लेते हैं। 1336 से लेकर 1646 तक, 1336 से लेकर 1646 ये विजयनगर किंगडम का टोटल टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, विजयनगर किंगडम में 4 डायनेस्टीज रूल करती है, एक के बाद एक के बाद एक, 4 डायनेस्टीज रूल्ड इन सक्सेशन। पहली डायनेस्टी का नाम है संगमा। फर्स्ट डायनेस्टी संगमा। संगमा डायनेस्टी 1336, 1336 से लेकर 1485 संगमा डायनेस्टी। सेकेंड डायनेस्टी है सालुवा। सालुवा डायनेस्टी है 1485 से लेकर 1505। थर्ड डायनेस्टी जो आपके पास है वो है तुलुवा। जी, SA है। ये पेन बीच में चलते चलते छोड़ देता है, पता नहीं क्यों, तो हैंग करता है ये बोर्ड। अभी दिखा रहा हूँ मैं, अभी दिखा रहा हूँ। अच्छा, आंखों में तो नहीं लग रहा है यार ये। हम कलर कैसे चेंज करते हैं आप? ये तो टास्क दे दिया आपने। आपको लग रहा है मैम? मेरी बात, चलो मैं पूछता हूँ इनसे, इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ये बहुत है। तो अपना तुलुवा तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी है 1490, अच्छा 1505, 1505 से लेके 1570 तक चलती है तुलुवा डायनेस्टी।
और फिर चौथी एंड द लास्ट डायनेस्टी इज अराविडू। अराविडू डायनेस्टी इज फ्रॉम 1570 अप टिल 1646। तो ये आप लोगों के पास आ जाती है चार डायनेस्टीज, और इन चारों डायनेस्टीज के टोटल को ही विजयनगर कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप विजयनगर बना कब, विजयनगर की फाउंडेशन किसने रखी? तो दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर बनाया। अब ये दोनों भाइयों की हिस्ट्री भी सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। अगर हम बात करते हैं ना इस मैप के बारे में, यहां पर ये विजयनगर किंगडम आप लोग देख रहे हैं, और कभी ना हिस्ट्री में क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, याद आ रहा है? दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल लेकर गया था, उसके बाद दोबारा दौलताबाद से दिल्ली, जो मैंने आपको याद भी आ रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा बताई थी आप लोगों को, है ना, आदि कर ली थी इस आदमी ने, उस समय का राहुल गांधी था ये। तो अब हो गया, नहीं अच्छा आदमी है राहुल गांधी, ऐसी बात नहीं है। तो वो अच्छा है, 100 से ऊपर सीटें तो निकाल रही है कांग्रेस, जहां तक मुझे लग रहा है ना। बस निकाल रही है, टेंशन किस चीज की है अपने पास। मैम पिछली बार तो 60 भी नहीं थे। चलिए अब आगे चलते हैं, मुझे अपडेट बताते रहे। कौन? 78 पे आ गई है? ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी आ गई है? तो मुझे बताते रहना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है आज मुझे, थोड़ा है। किसकी टोटल सीट? तो मैम 543 है। कोई नहीं, मैं देख लूंगा, तुम टेंशन ना लो, तुम तो हार्ट अटैक दे रहे हो यार। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सुनिए मेरी बात। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद आता है, दो भाइयों को पकड़ के साथ ले जाता है। दो भाई कौन से? एक हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। दोनों को पकड़ के दिल्ली जब लेकर गया, तो इन दोनों के सामने शर्त रखी जाती है कि या तो बेटा इस्लाम कबूल लो, नहीं तो मौत। तो जाहिर सी बात है इस्लामी कबूलोगे, कि भाई इतने तो तुम शरीफ हो नहीं। तो ये दोनों इस्लाम को बोलते हैं, और इनको छोड़ा जाता है एक शर्त पर, और वो शर्त ये रखी जाती है कि भाई एक शर्त पे छोड़ रहा हूं कि आपको साउथ इंडिया में जाकर केवल इस्लाम को प्रीच करना होगा। तो ये दोनों वो कर लेते हैं, मतलब मान जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सर अपन इस्लाम को प्रीच करेंगे, आप हमें छोड़ दो। दोनों को छोड़ा जाता है। दोनों भाई दिल्ली से नीचे आते हैं साउथ इंडिया, और अपने गुरु, इनका जो टीचर है उनका नाम है विद्यारण्य, विद्यारण्य की मदद से ये दोबारा अपने आप को इस्लाम से हिंदू में कन्वर्ट करते हैं। और इस तरीके से 1336 में फाउंडेशन रखी जाती है विजयनगर किंगडम की। तो विजयनगर किंगडम की बात करें तो सबसे पहले तो आ जाता हूं मैं फाउंडर्स पे। विजयनगर किंगडम को बनाया किसने है? तो फाउंडर्स में हमेशा नाम आ जाता है दो भाइयों का, हरिहर और बुक्का। हरिहर एंड बुक्का, और जाहिर सी बात है फाउंडर्स हैं, तो ये दोनों ही संगमा डायनेस्टी के होंगे, क्योंकि संगमा डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी है जी। इन दोनों भाइयों ने विजयनगर एम्पायर का नाम किसकी याद में रखा है? अगर पूछा जाए ना कि विजयनगर को विजयनगर क्यों बोलते हैं, विजयनगर का मतलब पहली बात तो समझ लो, सिटी ऑफ विक्ट्री बोलते हैं विजयनगर को आप। विजयनगर इज कॉल्ड सिटी ऑफ विक्ट्री। तो विजयनगर किंगडम में अगर बात करते हैं तो एक मिनट दीजिएगा, हाँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों लोग जो हैं, ये दोनों भाई, इन्होंने विजयनगर का नाम विजयनगर ही क्यों रखा? तो दे नेम्ड विजयनगर आफ्टर देयर गुरु। विद्यारण्य की याद में ये अपने एम्पायर का नाम विजयनगर रखते हैं। विजयनगर का मतलब जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर का एम्पायर का नाम सिटी ऑफ विक्ट्री है। ठीक है, हरिहर और बुक्का ये दोनों इंसान, ये मान के चलिए कि विजयनगर किंगडम के फाउंडर्स हैं। 1336 में आता है।
और विजयनगर किंगडम और बहमनी किंगडम के बीच में हमेशा लड़ाई चल रही है। लड़ाई क्यों चल रही है मैं बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को लिखवाऊंगा, जब मैं दोनों किंगडम्स को कवर कर लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में क्या थे, ये क्यों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसके बाद आगे की बात करते हैं। विजयनगर किंगडम की कैपिटल, कैपिटल इनकी हम्पी सिटी है। कैपिटल है इन दोनों की हम्पी, कैपिटल हम्पी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विजयनगर किंगडम जैसे कि मैंने आपको बताया 4 डायनेस्टीज रूल करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजा, शायद तुमने कभी इसका नाम सुना होगा, क्लास 9th 8th की बुक्स में पढ़ाया जाता है एनसीईआरटीज में, कृष्णदेव राय। सुना कभी? क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री तो पढ़ी है तुमने क्लास 10 तक ना। हाँ, तो कृष्णदेव राय करके एक इंसान होता था जो विजयनगर डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट राजा माना जाता है। तो मोस्ट फेमस किंग के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने बोला सारे राजा नहीं पढ़ने आपको, सभी डायनेस्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो है वो है कृष्णदेव राय, किंग कृष्णदेव राय। और ये किस डायनेस्टी का है? तो डायनेस्टी का नाम है तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी का राजा है कृष्णदेव राय। और थोड़ा बहुत याद करो यार, कृष्णदेव राय से पहले मैंने आपको जब राजपूत डायनेस्टी पढ़ाई थी तब मैं आपको पढ़ा रहा था परमार, परमार, हाँ, परमार में मैंने राजा भोज पढ़ाए थे आपको, याद आ रहा है? और राजा भोज को मैंने कविराज बोला था, है ना। और कुछ वैसा वैसा इंसान ही है ये भी। अगर इसकी बात करें तो भाई इसने बहुत सी चीजें कंपोज करी है, ना तो केवल ये एफिशिएंट पोइट राइटर है, बट राइटर के साथ साथ ये आदमी एक बहुत अच्छा राजा भी है। कहा जाता है कृष्णदेव राय की कोर्ट में 8 कवि रहते थे, 8 पोइट्स, और 8 कवियों को ये अष्ट दिग्गज कहता था। अब यहां पर ना कंफ्यूजन है यार, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में भी 8 ही मंत्री थे, और वो अपने 8 मंत्रियों को अष्ट प्रधान कहते थे, ठीक है। इसके कोर्ट में भी 8 ही मंत्री है, और ये अपने 8 कवियों को अष्ट दिग्गज कह रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये अष्ट दिग्गज कह रहा है, शिवाजी अष्ट प्रधान कह रहे हैं। कभी कभार अष्ट प्रधान अष्ट दिग्गज दोनों वर्ड्स को एग्जामिनर इंटरचेंज करके पूछ लेता है भाई, उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि है तो दोनों के कोर्ट में 8 8 लोग ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके कोर्ट में 8 कवियों में से एक कवि का नाम है तेनाली रामकृष्णन। ये वो इंसान है जिसने तेनाली रामन की कथाएं लिखी हैं, वो जो कुछ कुछ अकबर के फ्रेंड बीरबल जैसा दिखता है, बहुत ही दिमागी। और ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अकबर इतना बकलोल आदमी नहीं था भाई, जितना बीरबल की कथाओं में अकबर को दिखाया गया है कि ये तो बिल्कुल ही ऐसा होगा जो साला उसको कुछ पता ही नहीं है, राजा ही बन गया है बस, इतना इतना नहीं है यार। अकबर खुद एक अच्छा इंसान है, बट प्रॉब्लम क्या है कि राजा बीरबल अकबर के टाइम के फॉरेन मिनिस्टर है, समझ रहे हो? मतलब एस जयशंकर है, और मोदी भी एस जयशंकर के अलावा कुछ नहीं कर सकता। भाई फॉरेन रिलेशंस हर किसी के बस की बात थोड़ी ना होती है। अगर मैं बोलूं कि तुम्हें बैठे बैठे फॉरेन रिलेशंस आ जाएंगे, नहीं आ सकते हैं। जब तक तुम पीएम ना बनो समझ नहीं आता, जब तक तुम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के साथ में ना बैठो ना 5 6 दिन, तब तक आपको रियल स्टेट पता नहीं लगती कंट्री की क्या होती है। भाई आउट ऑफ पावर बैठ के तो बोलना बड़ा आसान है ना, कि ये कर सकते थे वो कर सकते थे। अब जैसे अभी इस समय पीओके में ड्रामा हो रहा है, इलेक्शन भारत के रिजल्ट आ रहे हैं, ड्रामे पीओके में निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के कोर्ट में, पाकिस्तान के कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया है पीओके को एज अ फॉरेन टेरिटरी। सब मैम, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिकॉग्नाइज करती है कि इट इज अ फॉरेन टेरिटरी। समझ रहे हो? ये इलेक्शन से पहले के कारनामे हैं। अगर ये इस समय पीओके आ जाता है, इंडिया का पार्ट बन जाता है, अगले 10 साल तक बीजेपी का दोबारा से रास्ता साफ। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, 2019 में भी इन्होंने यही काम किया था, 19 में जीते, जीतते ही 2 काम कर दिए। एक तो राम मंदिर की वर्डिक्ट आई थी इनके पक्ष में, हालांकि वो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गवर्नमेंट लेकर आई थी, बट टाइमिंग बता रहा हूं मैं आपको। जो गवर्नमेंट ने किया वो आर्टिकल 370 हटाया था इन्होंने। ये भी एक हिस्टोरिक चीज ही थी, क्योंकि आर्टिकल 370 तो किसी की बस की बात थी ही नहीं। और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 हटने के बाद ये बोला था, जब तक भारत आर्टिकल 370 बहाल नहीं कर देता, इंडिया के साथ कोई शांति वार्ता नहीं होगी। सोचो पाकिस्तान ने बोला ये, जैसे हम मरे जा रहे थे कि यार एक बार कर ले यार भाई प्लीज, भाई एक बार है, भाई नहीं है क्या? हमने हमने पाकिस्तान को बोला कि यार तुम तो भाई
मतलब वर्ल्ड कप जीतो ना जीतो, अकड़ पूरी होनी चाहिए। तो आइए राजा कृष्णदेव राय के बारे में बात करते हैं। इस आदमी ने दो बुक्स लिखी है, एक लिखी है संस्कृत लैंग्वेज में, एक लिखी है तेलुगु लैंग्वेज में। कृष्णदेव राय, या कह लो बेटा विजयनगर किंगडम में ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु ही है, तेलुगु भाषा में ही बात करते हैं, बट इन्होंने संस्कृत भाषा में भी कुछ लिखा है। तो इसने पोयम लिखी है, पहली पोयम का नाम है अमुक्त मर्यादा। अमुक्त मर्यादा। और दूसरी का नाम है जाम्बवती। जाम्बवती कल्याणम। अमुक्त मर्यादा जामवती कल्याणम, इसमें जामवती कल्याणम ये बुक लिखी गई है संस्कृत में। ये बुक इसने संस्कृत में लिखी है, और इस बुक को लिखा है तेलुगु में। तो तेलुगु में कुछ और लिख रहा है, संस्कृत में कुछ और। ये है आ, आपका राजा कृष्णदेव राय। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला राजा कृष्णदेव राय के कोर्ट में 8 कवि भी रहते थे, 8 पोइट्स, एंड द 8 पोइट्स वर कॉल्ड अष्ट दिग्गजाज। हटा दो जी से। तो अभी इसके बारे में लिख सकता हूं, एट पोइट्स यूज टू लिव इन हिज कोर्ट। 8 कवि इसके दरबार में रहते थे। जिनको अष्ट दिग्गजास कहा गया है, अष्ट दिग्गजास। अष्ट दिग्गज के 8 कवियों के नाम भी बताऊंगा, और कुछ कवियों के इंपॉर्टेंट वर्क्स भी आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सबके नहीं, सबके नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट कवियों के नाम और उन्होंने क्या किया अभी तक उसके बारे में बता रहा हूं। करूं? मैं तब तक चेक कर लूं। मैम अभी तो क्लास शुरू हुई है, पता है मैं 9:30 बजे आ गया था। मैम 9:30 बजे आ गया था, मैं ये सोच कर कि 9:30 बजे क्लास होगी। बीजेपी सीट है दिल्ली, कांग्रेस की। दिल्ली में अच्छा 7 सीट्स है ना। अच्छा दिल्ली का एक वो है पता है, मिथ है, जिस पार्टी के पास दिल्ली में 7 to 7 सीट्स आ जाती है, 7 out of 7, वो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ये है। अच्छा 292 227, अभी तो बहुत है, मगर मजा आ रहा है बहुत ज्यादा इस समय। आगे चलते हैं जी। अष्ट दिग्गज के 8 मंत्रियों के बारे में बात करते हैं। पहला, फर्स्ट मिनिस्टर का नाम, सॉरी फर्स्ट कवि का नाम लिख लीजिए, तेनाली। नाम लिखवा रहा हूं जी, तेनाली रामकृष्णा। तेनाली रामकृष्णा। इसी इंसान को आप लोग तेनाली रामा के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पोइट का नाम लिखिए, अल्लासनी। अल्लासनी पेदन्ना। अल्लासनी पेदन्ना। थर्ड का नाम है नंदी थिम्मना। नंदी थिम्मना। फोर्थ का नाम लिख लीजिए, अयाला राजू। राम भद्र कवि। ये 4 कवियों के नाम लिखो पहले तो। पांचवा, पांचवे का नाम है पिंगली सुराना। पिंगली सुराना। सिक्स्थ, राम राजा भूषणा। मैम आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है जी। हाँ जी, नहीं ईयर वियर कुछ नहीं आते। ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, साल वाल नहीं पूछते हैं। हाँ ईयर में तो सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं?
हाँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर, ईयर में मजा नहीं आता है इन लोगों को पूछ के। ईयर में तो तुम घबरा जाते हो, बस घबराते तो हो। हाँ, ईयर इनका मन करता है तुम पेपर खोलो और पेपर खोलते तुम्हारी हो जाए मौत। तो ये क्या करते हैं, ये एक क्वेश्चन में डालते हैं चार क्वेश्चन। जैसे मैंने मैम को भी बताया था उस टाइम पे, चार इवेंट्स दे दिए जाएंगे और बोलेंगे अरेंज कर, इसको बता पहले कौन सा लास्ट में कौन सा, और फिर तुम मरोगे इसमें। नीचे होंगे कोड्स, और कोड्स कोड्स में ही अगर तुमने 10 मिनट लगा दिए तो एफिडेविट साइन हो गया कि तुम्हारा इस साल नहीं होगा। देखो ना, जीएस में इतना टाइम थोड़ा लगता है, आया तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, इसमें तुक्के वाली तो बात ही नहीं है कोई। तो 6 कवियों के नाम ये हो गए। सातवें कवि का नाम है मध्यगिरी मल्लना। मध्यगिरी मल्लना। और आठवां इन द लास्ट इज दुर्जती। तो ये राजा कृष्णदेव राय के कोर्ट के 8 दिग्गज है, 8 दिग्गज। क्या हुआ? क्या कर सकते सर, 5 साल में एक बार तो मजा आता है। क्या ही है सर, क्या ही कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का विजयनगर किंगडम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, विजयनगर किंगडम में बहुत सारे ट्रेवलर्स यात्रा पर आए हैं। बहुत से पोर्चुगीज ट्रेवलर या बहुत से पर्शिया से आए हैं घूमने के लिए लोग। तो जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, ट्रेवलर्स हु विजिटेड विजयनगर किंगडम। ये लिख लिया सर आपने? इसमें तो क्या होता है मैं आपको बताऊं कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ये बोल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पोइट ऑफ अष्टदिग्गजास। या वो बोल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोइट ऑफ अष्टदिग्गजास। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उसको पता है कि तुम्हें तुम्हें डायरेक्ट भी नहीं आएगा। सोचो ना, आठ आठ कवि है नाम। मुझे जो याद हुआ था वो याद हुआ था, तेनालीराम कृष्णा, अयाला राजू। अयाला राजू रामभद्र कवि, इसका नाम याद हुआ था वो क्योंकि वो पुष्पराज आई थी ना कुछ, तो उसके चक्कर में हमने याद किया। ऐसे ही याद करने पड़ेंगे तुम्हें नाट कवियों के नाम, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। साउथ इंडियन हिस्ट्री वैसे भी बहुत कम है आप लोगों के पास, और जितनी है उतनी पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर रहे हैं, हटा दूं? हाँ जी। लो मैम, 5 मिनट का ब्रेक दे दिया आपको, कोई नहीं, 5 मिनट हो गए, आ जाओ। बस मैं ट्रेवलर्स लिखवा दूं, फिर ब्रेक दे रहा हूँ जी, फिर उसके बाद स्क्रीन भी चेंज करवा रहा हूँ, आपकी आंखों में ज्यादा दिक्कत हो रही। हाँ, मैं ही बोल देता हूँ मैम। अंदर नहीं आते ना, मैं चाय मांग लेता हूँ। कोई बात नहीं मैम। आगे चल रहे हैं, तो कौन कौन से ट्रेवलर्स आए हैं। सबसे पहला ट्रेवलर आया है, मैं ट्रेवलर तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, घूमने आते हैं ये लोग, और घूमने के बाद कुछ लिख देते हैं अपनी बुक्स में। ठीक है, हिस्टोरियंस के लिए इनकी किताबें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना इनकी बुक्स को पढ़कर आगे की हिस्ट्री बना लेते हैं कि ये लोग कैसे रूल करते होंगे उस टाइम पर। तो ट्रेवलर्स अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी के बाद, क्योंकि ट्रेवलर नहीं जानता इंडिया में कौन है। मतलब मैं अगर किसी कंट्री में, सोचो ना मैं इंडिया का नहीं हूं अगर, तो मैं नहीं जानता मोदी राहुल कौन है। मैं केवल इंडिया को अपने नजरिए से देखूंगा ना, और जो लिखूंगा वो मेरा एक इंडिपेंडेंट व्यू होगा, अंडर नो प्रेशर। तो ऐसे व्यू पॉइंट मजेदार होंगे, क्योंकि जैसे मैं ध्रुव राठी नहीं हूं भाई। अगर ये आदमी आया तो मजेदार आदमी है वैसे। चलिए, कोई बात नहीं। सबसे पहला तो इसी का काम होगा अगर मोदी गवर्नमेंट जीती तो। इसने एक वीडियो डाली थी डिक्टेटरशिप करके, मैं आधी सीटें तो मेरे हिसाब से उसके चक्कर में खराब हो गई। अब्दुल रज्जाक, सबसे पहला आदमी आता है अब्दुल रज्जाक। ये इंसान आया था पर्शिया से, विजयनगर किंगडम को घूमने के लिए ये पर्शिया से आया था, अब्दुल रज्जाक। फिर आगे की बात करते हैं जी। और इसने अपने अकाउंट में एक चीज लिखी है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन
A large number of women conducted sati during his reign. A large number of women conducted sati. Large number of women conducted sati during his reign. His reign, REIGN. नहीं मैम, अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 के बीच में आया है। राजा का नाम लिख लो, राजा का नाम है देवराय सेकंड। राजा का नाम, टाइम पीरियड भी बता दूं, टाइम पीरियड है 1443 से 1444 और इस समय किंग चल रहे हैं देवराय, देवराय सेकंड। अब मुझे खुद बताओ टाइम पीरियड देखने के बाद कौन सी डायनेस्टी चल रही होगी? संगमा, देवराय सेकंड संगमा किंग है, ठीक है जी। इसके बाद आगे की बात करूं आगे, अगला आप लिखो, लार्ज नंबर ऑफ विमेन कंडक्टेड सती ड्यूरिंग हिज रेन। किसके रेन में? इसके इसके अब्दुल रज्जाक जब घूमने आया भारत। सती क्या होता है? हाँ, मतलब बैलेंस क्लियर करना है, जैसे पति मरा तो इसको भी बिठाओ। हाँ, तो पॉपुलेशन कम हो जाती है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर हो जाते हैं, प्लस एक बैलेंस क्लियर चलता है, मतलब पति पत्नी एक साथ। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में शादी एक जन्म की नहीं होती, शादी होती है हमारे 7-6 जन्मों की। तो अगर पति किसी जन्म में पहले निकल गया तो पत्नी को जल्दी भेजा जाता है, भाई चाय वाय बनानी पड़ेगी, खाना वाना कौन बना के खिलाएगा, इसलिए निपटा दो। तो जो इंसान सती देखता था उसने लिखा है कि ये बहुत ही हीनियस क्राइम है भारत में, देखा जाए तो है भी, बट सती से भी कई ज्यादा जो हीनियस होता था वो जौहर होता था। लाइक जौहर में तो तुम एक साथ घेरा बनाकर कूदते हो और घेरे में हाथ पकड़े जाते हैं एक दूसरे के, क्योंकि बैकआउट भी बहुत जल्दी करती है ना लड़कियां कि नहीं मैं नहीं कूद रही हूं। तो अगर 3 कूद गई हैं तो वो हाथ पकड़ के तो खींच ही लोगे ना। तो जौहर बहुत होता है इंडिया में, और ये अक्सर राजपूतों की रानियों ने ही किया है। और इसलिए बहुत सारे बोला जाता है यार, बहुत से किले हॉन्टेड किले हैं जैसलमेर में। तो अब है या नहीं है पता नहीं, बट 5 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है जी। इसके बाद तो आप अपने रिस्क पे ही घुमाओ। सेकंड ट्रेवलर का नाम लिख लीजिए, सेकंड ट्रेवलर है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी ये इंसान इटालियन है, इटली से आया हुआ ट्रेवलर है ये। तो इटालियन ट्रेवलर है, इंडिया में कब आता है? 1421 के आसपास आता है। और 1421 में जो इस समय रूल कर रहा है वो राजा है देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट इस समय रूल कर रहा है। फिर आप लोगों की बिल्कुल फरमाइश पर नया नया निकाल के ला रहा हूं। कृष्णदेव राय के कोर्ट में जो आया था एक पोर्चुगीज ट्रेवलर आया था, पोर्चुगीज, नाम है इसका दुआर्ते बारबोसा। सुना है कभी नाम इसका? नहीं? हटा दूं इसे? नेक्स्ट थर्ड ट्रेवलर का नाम है दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा ये इंसान पोर्चुगीज है, ये पोर्चुगीज ट्रेवलर है। और जिसके कोर्ट में आया है वो है, या जिसके टाइम पीरियड में आया है वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, दुआर्ते बारबोसा। राजा कृष्णदेव राय के कोर्ट में एक इंसान और आ रहा है, और ये भी पोर्चुगीज ट्रेवलर ही है, फोर्थ ट्रेवलर है। इसका शायद तुमने नाम सुना होगा, डोमिनिगो पेस। नहीं, डोमिनिगो, डोमिनिगो पेस। ये भी कृष्णदेव राय के ही टाइम पीरियड में पोर्चुगीज ट्रेवलर है, ये इंसान भी पोर्चुगीज है, ये भी पोर्चुगीज ट्रेवलर है, कृष्णदेव राय के ही टाइम पीरियड में इंडिया की यात्रा पर आ रहा है। आगे चलते हैं। फिर एक और इंसान आ रहा है पोर्चुगीज से, नाम है इसका फरनाओ, फरनाओ नुनीज। हटा दूं से? ये हो गया फोर्थ ट्रेवलर। फिफ्थ ट्रेवलर की बात कर रहा हूं जी। फिफ्थ ट्रेवलर का नाम है फरनाओ नुनीज। फरनाओ नुनीज ये इंसान, ये भी पोर्चुगीज है,
और जिसके टाइम पीरियड में आ रहा है वो टाइम पीरियड है अच्युत देव राय। अच्युता देव राय, अच्युत देव राय। टाइम पीरियड की बात करें 1535 में इंडिया में आता है, और अच्युत देव राय इस हिसाब से तुलुक डायनेस्टी के हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट विजयनगर किंगडम में इन्हीं ट्रेवलर्स के बारे में आप लोगों से हैं, वो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा ट्रेवलर किस राजा के टाइम पीरियड में आया था। जैसे अगर मैं राजा कृष्णदेवराय की ही बात कर लूं, तो कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में दो ट्रेवलर्स आप लोगों को दिखते हैं, द्वारते बारबोसा और दूसरा, द्वारते बारबोसा के बाद एक और बताया बेटा मैंने पोर्चुगीज से, नहीं याद आ रहा। हाँ, डोमिनिगो पेज, डोमिनिगो पेज। ये दो इंसान, हाँ हाँ, होता है जब हमें जब ना बोलना है ना तो मुंह पे बोल दो, अरे नहीं यार कोई नहीं आया था। सर वैसे भी हम भी ऐसे ही करते थे, प्रोनाउंसिएट करना बड़ा मुश्किल है ना। हमारे तो टीचर हमसे फालतू में पूछता था यार, और हमको गुस्सा आता था कि भाई साले जब बोला नहीं जा रहा तो क्यों पूछ रहा है। जैसे ये द्वारते बारबोसा, हम लोग बताऊं, हम लोगों का टीचर था, लाइक इन क्लास 11 था, वो मॉरिशस को कई महीनों तक हमें मारुतियस पढ़ाता रहा। बता रहा हूँ ना आपको, मैं ये डीएवी की बात कर रहा हूँ मैं, डीएवी की। तो लाइक ही यूज्ड टू से मारुति, हाँ साईं बाबा, अब मारुतियस मारुतियस, हम लोगों को लगा शायद ये मारुतियस ही है। इन क्लास 12th व्हेन आई वेंट फॉर क्विज ना, तब मुझे पता लगा ये मॉरिशस है। तब तक तो वो स्कूल छोड़ चुका था और छोड़ना बनता भी था उसका, भाई इस तरीके से पढ़ाएगा फिर तो कैसे ही चलेगा। हमको बड़ा लगता था फैसिनेटिंग सा नाम है मॉरिशस, लगता अलग है। हमें क्या पता मॉरिटियस और मॉरिशस एक ही है। ऐसे मजे लिए उसने हमारे। तो अब बात करता हूं विजयनगर किंगडम का डिक्लाइन कब हुआ, विजयनगर किंगडम को आखिरकार कब डिस्ट्रॉय किया गया। कहा जाता है इसके डिक्लाइन के पीछे एक बैटल का काम है। डिक्लाइन, विजयनगर किंगडम का डिक्लाइन केवल एक बैटल के बाद होता है, और वो बैटल है 1565। 1565 में एक बैटल लड़ते हैं। कब, मैं आपको बता दूं, जब पता लगा बहमनी किंगडम के टूटे हुए पोर्शंस को कि भाई ये विजयनगर वाले हमारे साथ केवल खेल रहे हैं, ये हमारे बीच में जो वो आया है, दरार आया है, ये केवल उसका फायदा उठा रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। जब ये पता लगता है ना बहमनी किंगडम के टूटे हुए पोर्शंस को, तब चार बड़े बड़े पोर्शंस बहमनी किंगडम के एक साथ आते हैं, मतलब महागठबंधन बनाते हैं और बीजेपी को हरा देते हैं 1565 में। हाँ, मैं नहीं बोल रहा मैम कुछ, देखो मैं किसी की साइड नहीं हूं, जिसने जो किया है वो तो भुगतेगा ही। सर कितना पहुंच गए? नहीं, इंडिया पूरा अलायंस, मतलब लगभग यही मानो ना रिजल्ट, फिर तो इनको नुकसान ही हुआ। चलो एक बार ना मैप में देख लो, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए, अगर ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा होगा। मैम इनका नेट चल नहीं रहा आजकल ना, पता नहीं क्यों। एक बार देखता हूँ मैं, चले तो चल रहा है, आपका भी चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। मेरे कनेक्ट तो था। देख रहे हो, ये तो विजयनगर किंगडम आ गया नीचे। विजयनगर किंगडम के नॉर्थ में देखोगे ना, ये बेरार, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर, बीजापुर, पहले ये पांचों को मिलाकर पूरा बहमनी बनता था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब इन पांचों को समझ में आया कि भाई विजयनगर किंगडम तो हम लोगों की यूनिटी का, सॉरी, हम लोगों की राइवलरी का फायदा उठा रहा है और इस तरीके से वो हम पे वो कर रहा है रूल, तो 1565 में चार लोगों ने अलायंस बनाई और विजयनगर किंगडम को पकड़ के हरा दिया। इतना समझ में आया जी, और वो है विजयनगर किंगडम का डिक्लाइन।
क्योंकि विजयनगर को उस हार के बाद हम्पी सिटी छोड़नी पड़ती है। आपको बता दूं, जब तक इनकी कैपिटल हम्पी रही तब तक ही ये लोग केवल पावरफुल थे। हम्पी इनके हाथों से निकला तो इनका डिक्लाइन कंसिडर कर लिया जाता है। इतना समझ में आया जी? तो बस वही पॉइंट मैं यहां पे लिखवा रहा हूं। 1565 में कौन सी बैटल हुई? बैटल का नाम है बैटल ऑफ टालीकोटा। बैटल ऑफ टालीकोटा। और टालीकोटा के इस बैटल को एक नाम और दिया जाता है, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी। राक्ष राक्षसी तांगड़ी। बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी या बैटल ऑफ टालीकोटा, ये बैटल को कहा जाता है। और ये बैटल विजयनगर, सॉरी, बहमनी किंगडम के 4 पोर्शन एक तरफ, विजयनगर एक तरफ। तो कौन कौन से पोर्शन के बीच में हुआ? अहमदनगर, अहमदनगर प्लस अहमदनगर के साथ है बीजापुर, गोलकोंडा, बीजापुर, गोलकुंडा और बेरार। ये 4 एक तरफ वर्सेस विजयनगर। विजयनगर एक तरफ। इस बैटल में विजयनगर हारता है और विजयनगर की हार के साथ विजयनगर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है इस बैटल के बाद। क्योंकि हम्पी सिटी आप लोगों को खाली करनी पड़ती है और जब तक ये लोग हम्पी में थे तब तक ही आप लोग केवल स्ट्रांग थे। तो यहां पर खत्म हो जाता है विजयनगर किंगडम। ठीक है जी, अब मैं बहमनी पर एंटर कर रहा हूं। आपको एक गलत चीज बता दूं, बहमनी किंगडम के जो वो 5 टुकड़े मैंने आप लोगों को दिखाए थे, उन 5 टुकड़ों में अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया है। जैसे आपने कभी सुना होगा, शायद सुना होगा, तो मैं पक्का नहीं कह रहा, कुतुब शाही, निजाम शाही डायनेस्टी सुना है कभी? आदिल शाही डायनेस्टी? नहीं। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि जो गोलकुंडा में एक मॉन्यूमेंट है, गोल गुंबज, जिसका डोम दुनिया में सबसे बड़ा है। ये तो सुना ही है ना? हाँ, तो वो इसी टाइम पीरियड में स्टेब्लिश हो रहे हैं। आइए हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग का नाम है बहमनी किंगडम। चलिए जी, तो बहमनी किंगडम के फाउंडर, 1347 में बहमनी किंगडम की स्टैब्लिशमेंट होती है। 1347। 1347, और जिसने 1347 में ये डायनेस्टी बनाई उसका नाम लिख लीजिए, अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी किंगडम के फाउंडर है। बहमनी किंगडम के बारे में एक चीज और लिख सकते हैं, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ साउथ। साउथ इंडिया की पहली मुस्लिम डायनेस्टी है अगर हम बहमनी किंगडम की बात करें। चलिए जी, उसके बाद बात करते हैं बहमनी किंगडम का ब्रेकअप हुआ कब और किस किस तरीके से। तो लिख लीजिए, आफ्टर 1482, आफ्टर 1482 बहमनी किंगडम स्टार्टेड। आफ्टर 1482 बहमनी किंगडम got divided got divided into 5 independent, Bahmani kingdom got divided into 5 independent principalities. Bahmani kingdom got divided into 5 independent principalities. तो कौन कौन सी प्रिंसिपैलिटी कब कब अलग हुई? सबसे पहले अहमदनगर। अहमदनगर 1490 में अलग हुआ जी। 1490। और अहमदनगर पर कौन सी डायनेस्टी रूल करती है? तो डायनेस्टी को ब्रैकेट में लिख लीजिए, अहमदनगर के ब्रैकेट में डायनेस्टी का नाम निजाम शाही। कैसे आता, सुनिए मेरी बात। यहां पर होगा एक तरफ बहमनी किंगडम के अपने ब्रोकन पार्ट्स,
और दूसरी तरफ होगा ब्रोकन पार्ट्स के ऊपर रूल करने वाली डायनेस्टीज। और वो बोलेगा मैच कीजिए, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो अहमदनगर पे जिस डायनेस्टी ने रूल किया वो है निजाम शाही। दूसरा पार्ट है बेरार। बेरार की स्पेलिंग BERAR। बेरार का भी ब्रेकअप 1490 में हो गया था। बेरार 1490। और बेरार पर रूल करने वाली डायनेस्टी का नाम है इमाद शाही। इमाद शाही, ये है बेरार। बेरार के बाद नेक्स्ट है गोलकुंडा। गोलकुंडा ये अलग हो जाता है 1518 में, 1518। और इस पर जिस डायनेस्टी ने रूल किया उसका नाम है कुतुब शाही। कुतुब शाही। कुतुब शाही के बारे में मैं दो पॉइंट बता दूं जी। इसी डायनेस्टी का एक राजा है, नाम नाम लिख लीजिए इस राजा का नाम। इस कुतुब शाही डायनेस्टी का ही किंग है, नाम है इसका मोहम्मद कुतुब शाही। मोहम्मद कुतुब शाही। कौन है ये, इसने क्या किया था? इसने चार मीनार बनवाई है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सॉरी शाही नहीं है, मोहम्मद। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इस आदमी ने हैदराबाद की चार मीनार बनाई है। चार मीनार। हाँ। इसके बाद आगे चलते बीजापुर। बीजापुर आता है। बीजापुर अलग हुआ 1490 में, और बीजापुर पर रूल करने वाली डायनेस्टी का नाम है आदिल शाही। बीजापुर 1490, डायनेस्टी का नाम है आदिल शाही। आदिल शाही। अब इसी डायनेस्टी का एक राजा है, बीजापुर पे ही रूल करने वाला एक किंग है, नाम है इसका मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया है गोल गुम्बज, जिसका गुम्बद सबसे बड़ा है। गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया। गोल गुम्बज। ये बीजापुर का वो है आदिल शाही डायनेस्टी। और उसके बाद नेक्स्ट है बिदर। आखिरी पार्ट है बिदर। बिदर की बात करें 1528 में अलग हो गया था। और बिदर पर रूल करने वाली डायनेस्टी का नाम है बारीद शाही। बारीद शाही। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये पांच पार्ट्स हैं बहमनी किंगडम के। अब मैं बोल दूं उनको एक बारी। सॉरी सॉरी सॉरी। अब बहमनी वाले और विजयनगर वालों के बीच में आपस में लड़ाई की होती थी, आइए वो एक बार शुरू कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस है वो क्या है? तो तीन रीजन बताए जाते हैं जी इनके, कि ये तीन रीजंस की वजह से आपस में हमेशा भिड़ते रहते थे। पहला रीजन है कंट्रोल ओवर रायचूर दोआब। कंट्रोल ओवर रायचूर दोआब। कंट्रोल ओवर रायचूर दोआब। रायचूर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच का इलाका। तो पहला तो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है रायचूर दोआब के ऊपर किसका कंट्रोल होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रायचूर दोआब बोलते किसको है? व्हाट इज रायचूर दोआब? तो रायचूर दोआब के बीच में मैं आपको लिखवा दूं, दिस इज द लैंड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। तो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच के लैंड को आप लोग रायचूर दोआब कहते हैं।
तो रायचूर दोआब के ऊपर किसका कंट्रोल होगा? पहले तो ये इस चीज पर भिड़ गए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर गोदावरी बेसिन। एक और रिवर है गोदावरी रिवर। गोदावरी बेसिन का मतलब समझ रहे हो जी? बेसिन का मतलब होता है आसपास का इलाका, फ्लड प्लेन्स को बेसिन बोलते हो आप लोग। मैम एक तो डेल्टा होता है, आप डेल्टा कह रहे हो, ये है रिवर, और किसी समुद्र में जाने से पहले ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट एक बनाती है, इसको डेल्टा कहते हो। ये तो डेल्टा रीजन हो गया। बेसिन इसको कहा जाता है आसपास का इलाका जहां से होकर जा रही है रिवर। तो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन पर किसका कंट्रोल होगा? गोदावरी बेसिन। और तीसरा जो रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का, वो है कंट्रोल ओवर कोंकण कोस्ट। कोंकण, कोई है जो मुझे बता सकता है कोंकण कोस्ट किस स्टेट की कोस्ट को कहा जाता है? एक बार लिख देता हूं जी, कंट्रोल ओवर कोंकण कोस्ट। हमारे इंडिया में एक रेल भी चलती है कोंकण एक्सप्रेस, तो कौन से स्टेट से होके जाती है वो? किस लिए पढ़ा नाम उसका कोंकण? जहां तुम सब जाना चाह रहे हो एक जिंदगी में एक बार तो। हाँ, कितना क्लियर है सब। समझ रहा हूँ सर मैं। तो मुंबई से गोवा एक ट्रेन चलती है जी, उसको कोंकण एक्सप्रेस कहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र और पूरा गोवा, इसकी कोस्ट का नाम है कोंकण कोस्ट। तो ये कोंकण कोस्ट के ऊपर किसका कंट्रोल होगा? ये इसलिए लड़ रहे हैं, तो कोंकण कोस्ट में मैं ब्रैकेट में डाल सकता हूं गोवा। ये जिसलिए लड़ रहे हैं वो प्रेजेंट डे गोवा है। उस समय भी लड़ाइयाँ हो रही है सर, देखो कितनी हैपनिंग जगह है। ठीक है। तो कुछ तो है मैम, गोवा की हवा में है। जैसे तुम सांस लो, एक बुक एकदम से क्या आके अटक जाता है मुंह में। फिर तुम उसको पीता रहे, ठंडा तो दे यार। चलो आगे चलते हैं। तो फिलहाल ये हो गया आप लोगों का भक्ति और सूफी मूवमेंट, सॉरी विजयनगर और बहमिनी किंगडम। अब मैं आगे चल रहा हूं मुगल एम्पायर पर, ठीक है जी। यहां पर खत्म हो गया आप लोगों का कंप्लीट दिल्ली सल्तनत। अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्मेट पर, और वो है मुगल। जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। बीजेपी जीती नहीं आएगा मैम, बीजेपी जीती तो छत्रपति महाराज शिवाजी के ये आएंगे, क्योंकि एक तो इन्होंने टॉपिक ही काट दिया 7th क्लास की हिस्ट्री में से। दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी का एक चैप्टर हटा दिया। ऐसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है, बट दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी का 17th 18th सेंचुरी वाला चैप्टर हटा दिया इन लोगों ने। और ठीक है, छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में कितना पता आप लोगों को? केवल इसके कि एक शिवाजी शिवाजी करके होते थे। आपको बता दूं, इतना एक बेहतरीन आदमी है ये। इंडियन नेवी जो आज आपके पास है वो इनका लेगेसी है, यही नहीं पता होता लोगों को। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार ने लोगो चेंज किया था नेवी का, तब कुछ लोगों को पता लगा पहली बार कि जो नेवी का एनसाइन, जो लोगो का एनसाइन कहते हैं ये लोग, हाँ, तो वो हमने शिवाजी से लिया है। क्योंकि नीचे जो लिखा हुआ है ना, वो एक संस्कृत श्लोक वो शिवाजी यूज करते थे अपनी नेवी के लिए। चलिए जी शुरू करते हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, 1526 में ये एम्पायर स्टार्ट होता है, और 1857 तक, रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक ये एम्पायर कंटिन्यू करता है। 1526 से लेकर 1857, नहीं सर 1857 है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, मंगल पांडे, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी है 1757, बक्सर है 1764, तो वो तो बीच में है ही है, ठीक है। आपको बता दूं मुगल एम्पायर में औरंगजेब के मरते हुए, लाइक जहांगीर, जहांगीर जब आएगा ना, उसी टाइम से हम लोग शुरू कर देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। बट आप पूरा मुगल पढ़ोगे मेरे साथ मिडिवल में ही, ये भी आपको क्लियर कर दूं। अभी राजपूताना हिस्ट्री आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ी है, नहीं पढ़ी? हाँ पढ़ ली, आपने पढ़ ली। राजपूताना हिस्ट्री से शुरू हो जाता है मिडिवल इंडिया, बट उसको मैंने एंशिएंट में पढ़ाया आपको। उसको एंशिएंट में मैंने क्यों पढ़ा दिया? क्योंकि कहा यही जाता है कि ये गुप्ता डायनेस्टी के डिसेंडेंट्स ही हैं आगे। यहां पर भी आपको बता दूं, मुगल एम्पायर जब तक खत्म होगा उससे पहले पहले तक ब्रिटिश एम्पायर अपने पैर जमा चुका होगा।
ब्रिटिश एम्पायर के दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। एक तो है 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, फिर है 1764 बैटल ऑफ बक्सर। इन दो बैटल्स की वजह से ब्रिटिश एम्पायर के पैर इंडिया में स्टेब्लिश हो गए थे। सॉरी, आइए मुगल एम्पायर शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो मुगल एम्पायर के लिए याद आ रहा है वो तो बाबर ही है। तो बाबर का पहले तो पूरा नाम लिखते हैं। मुझे हिचकियां लग गई, मोदी जी याद करते हैं। जब मैंने वोट नहीं दिया यार। मैं था ही नहीं, मुझे जाना था कॉलेज की मीटिंग से, बहुत इंपॉर्टेंट। मैम बस मैं दिल्ली में ही नहीं था ना यार। दिल्ली में होता फिर तो निकल जाता कहीं ना कहीं। चलिए मुगल एम्पायर शुरू करते हैं जी। मुगल एम्पायर में सबसे पहले तो बाबर। बाबर का पूरा नाम लिख लो, जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मैम गाजियाबाद से कौन जीत रहा है? बेटा आप प्रॉपर दिल्ली से ही हैं? ये आप दोनों तो आप अभी आप रहते किधर हो? तो वहीं पे वोट डाला होगा। वोट डाला आपने? नहीं वैसे वोट तो आया होगा। चलिए, तो जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इनके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये तिमुर के डिसेंडेंट है। तो लिख लीजिए बाबर बिलोंग्स टू तिमुर फ्रॉम हिज फादर साइड। मैम ये तो मुगल एम्पायर हो गया ना। हाँ कंटिन्यू ही है जी। 1526 इब्राहिम लोदी मरा और अब बाबर से शुरू हो गए हम लोग। तो बाबर के बारे में बात करूं कि ही इज द डिसेंडेंट ऑफ तिमुर फ्रॉम फादर साइड। तिमुर फादर साइड, एंड ही इज द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान फ्रॉम मदर साइड। He is the descendant of Timur from mother's, sorry, he is the descendant of Timur from father side, and he is the descendant of Genghis Khan from mother's side. तो फादर साइड से तिमुर और मदर साइड से चंगेज खान के डिसेंडेंट है अगर हम बाबर की बात करें। क्या हुआ जी? किस चीज का डिसीजन? अभी कहा जा रहे हो? यहाँ पे कुछ हैवी नहीं है खाने में? मैम इस तरफ तो नहीं है कुछ। जब हम सुबह निकलते कुछ दिखता ही नहीं मुझे खाने वाला। छोले भटूरे नहीं खाने मुझे मैम। चलो खाओ खाओ। मैम आपके बनारस से कौन खड़ा हो? कोई कांटेक्ट ही नहीं है मतलब, है ना? बस पैदा हो गई वहां पर मैं। वैसे मैं गाजियाबाद, फिर आप बनारस के हुए कहाँ से मैम? वंश, एक बार गाजियाबाद आ जाओ तो गाजियाबाद ही कहलाते हैं फिर हम। मतलब अब भारत है। अब भारत है मैम। आप पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो, तो अभी फिलहाल अच्छा अच्छा पूरा यूपी घूम लिया इस स्टडी स्टडी के चक्कर में। और फिर भी देखो यही पे अटके हो मेरे पास। मैं ही पढ़ा रहा हूँ। यार तुम लोग क्रैक कर लोगे ना जुडिशरी? यस सर। हाले चाले है ना तुम लोगों के? पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ेंगे अभी। यार थोड़ा मत पढ़ो, थोड़ा ज्यादा पढ़ लो प्लीज। वैसे तो तुम जुडिशरी वाले ही हो, बट यूपी बिहार का क्रैक करना है तो पढ़ना पड़ेगा यार जीएस। और यूपी में है, स्कोप है, यूपी में कर लोगे आप। यूपी में तो वैकेंसीज बहुत निकलती हैं। स्टेट बहुत बड़ा है, मजा आएगा। और तुम्हारे दाम लग जाएंगे पहले ही। जैसे जैसे तुम जज बनोगे ना, तुम्हारा टैग लग जाएगा, ये 20,000 लग जाएगा। और तुम भी अपनी छवि ऐसी बना के चलना कि हाँ मैं बिकाऊ हूँ। एक बार मेरा दाम तो लगाओ। ऐसे मजा तो तभी आएगा बेटा। चलो, तो आइए बाबर की बात करते हैं। बाबर ने इंडिया में 4 बैटल लड़ी। बैक टू बैक ही फॉट 4 बैटल्स।
चारों बैटल के नाम आपको एक एक करके बता दूं। सबसे पहला तो है पानीपत का फर्स्ट बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। पानीपत की फर्स्ट बैटल में बाबर ने क्या किया? भाई बाबर क्यों जीता आखिरकार पानीपत का फर्स्ट बैटल? तो आइए बात करते हैं। पहला लिखिए, he used he used the gunpowder for the first time. He used the gunpowder for the first time. He used the gunpowder for the first time. और बाबर के टाइम के दो मास्टर गनर्स कौन कौन? द टू मास्टर गनर्स ड्यूरिंग बाबर्स टाइम पीरियड। द टू मास्टर गनर्स ड्यूरिंग बाबर्स टाइम पीरियड। इसमें एक का नाम लिखिए उस्ताद अली, उस्ताद अली, एंड द सेकेंड वन इज मुस्तफा, मुस्तफा रूमी। उस्ताद अली और दूसरा है मुस्तफा रूमी। इन दोनों के बारे में बता दूं जी आपको, इन दोनों ही लोगों ने बाबर के गन पोजीशंस को संभाल के रखा। वो गन पाउडर मतलब तोप खाना कहते हैं मैम इसको, एक्चुअली बारूद का इस्तेमाल इस आदमी ने भारत में पहली बार किया था, और बारूद का इस्तेमाल भी उसमें तोप के गोलों में पहली बार किया गया था। जैसे ही कहीं गिरे, गिरते ही फटते थे। ये बाबर की खास बात थी। इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि अभी तक इंडिया में गन पाउडर या फिर कैनन्स का यूज कोई नहीं कर रहा है। दोनों का चीज इसने सबसे पहले यूज किया, और इसलिए कहा जाता है इब्राहिम लोदी इस बैटल में हारता है, जबकि इब्राहिम लोदी के हारने के कोई आसार नहीं थे इस बैटल में। बाबर ऑलमोस्ट इस बैटल में हारता ही। पानीपत के फर्स्ट बैटल में बाबर ने एक काम और किया। एक तो गन पाउडर का यूज इसने किया ही किया, दूसरा मैंने आपको बताया बाबर के टाइम के दो मास्टर गनर्स कौन थे, उस्ताद अली, मुस्तफा रूमी। इन दोनों का काम था गन पाउडर में लोड करना, गन पाउडर तोप खानों में, मतलब कैनन्स में जो तोप के बॉल है उसको करके लोड फायर करना, वो इन दोनों का काम था। पोजीशन उसकी जो रैंकिंग, सॉरी पोजीशन और लोकेशन, सारी सारी चीजें फिक्स करना इन दोनों का काम था। उसके बाद बात करते हैं बाबर ने एक काम और किया पानीपत के फर्स्ट बैटल में। लिखिए, ही डिस्प्लेड, बाबर डिस्प्लेड तुलुगमा वॉर पॉलिसी। बाबर डिस्प्लेड तुलुगमा वॉर पॉलिसी। बाबर डिस्प्लेड तुलुगमा वॉर पॉलिसी। अब ये तुलुगमा वॉर पॉलिसी क्या है? जैसे कि मैंने बोला ना कि भाई चंगेज खान और तिमुर दोनों की खासियत है इस आदमी में, हराना बड़ा ही मुश्किल है। तो बाबर लड़ता था बिल्कुल मंगोल स्टाइल में। मंगोल क्या करते थे? मंगोलों के लड़ने के स्टाइल को तुलुगमा वॉर पॉलिसी कहते हैं। इसमें होता क्या है यार, जैसे सपोज करो कि ये एक ऑपोजिशन की आर्मी है, ठीक है, मान के चलो कि ये इंडिया गठबंधन है, ठीक है। तो अब जो बीजेपी वाले ये क्या करेंगे, ये बांटेंगे अपने आप को तीन सेक्शंस में। मैं आपको तुलुगमा वॉर पॉलिसी बता रहा हूं। ये छोटी छोटी आर्मी में अपने आप को तीन सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसमें जो मिडल वाला सेक्शन है, मैं मान के चल रहा हूं बीजेपी अलाइन चल रही है ये। अब अमित शाह जी क्या करेंगे, बीच में बैठाएंगे तोप खानों को, यहां पर कैनन्स है, ठीक है, आगे राहुल गांधी दिख रहा है तुम्हें। अब होता क्या है कि जब तक ये तोप खाने फायर करेंगे आपके ऊपर, तब तक तो तुम लोग इन्हीं से बचोगे, तो तोप से ही बचोगे। तो आपके पास एम्पल टाइम मिल जाएगा इन दोनों आर्मी की सेक्शंस को मूव करने का। तो जब तक कैनन्स अपोजिशन की आर्मी को बिजी रखेगी, तब तक रूलिंग पार्टी जो है ये दोनों तरफ से आके घेर लेगी इन्हें, और फिर तीनों तरफ से पिटेंगे ये। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या बोला कि रूलिंग के ये जो ये सेक्शन है दोनों, ये लेफ्ट और राइट से आके घेर लेंगे आर्मी को। सामने से तो कैनन्स मार ही रही है, और इस तरीके के लड़ने को स्टाइल को आप लोग तुलुगमा वॉर पॉलिसी कहते थे। हर तरफ से आर्मी को घेर लो, ठीक है। एक तो ये हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इनको लड़ते लड़ते किसी संकरी जगह में ले आओ, क्योंकि आपको पता खुले मैदान में लड़ोगे तो पिटोगे।
तो या तो एक बार तो आगाज कर दो वॉर का कि आजा बेटा, हाथ लगा के दिखा, और उसके बाद उनको भगा भगा कर किसी नैरो जगह पे ले आओ। नैरो जगह पर ले आओगे फिर घेर के मारना आसान हो जाएगा। ये करते थे मंगोल्स भी, और ये करता था बाबर भी। इब्राहिम लोदी ऐसे हारा पानीपत के फर्स्ट बैटल में। ठीक है, अब पानीपत के फर्स्ट बैटल में हारा तो जैसे कि मैंने आपको बोला भी था पहले कि राणा सांगा ने बड़ा ट्रस्ट किया था बाबर के ऊपर कि भाई तुम पैसे लेके निकलोगे। तो पानीपत की फर्स्ट बैटल में जैसे ही बाबर जीतते हैं और मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन इंडिया में हो जाती है, तो मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ऐसा कुछ होगा। तो बाबर की सेकंड बैटल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर साल बाबर ने एक इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी है। 1527 में आ जाते हैं हम। 1527 में लड़ी बाबर ने बैटल ऑफ खानवा। लिखवाऊं जी? 1527 बाबर ने लड़ी बैटल ऑफ खानवा। और ये बैटल ऑफ खानवा जो है ये लड़ा गया था अगेंस्ट, दिस वॉज फॉट अगेंस्ट राणा सांगा, राणा सांगा ऑफ मेवाड़। अब इस बैटल की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहा जाता है राणा सांगा आज तक कोई भी वॉर नहीं हारा। भाई राणा सांगा कोई भी वॉर नहीं हारा, और कोई भी वॉर नहीं हारने के पीछे अब बाबर की फोर्सेस ऑलमोस्ट डिसहार्टेंड है कि भाई ये आदमी तो एक बार भी नहीं हारा, और इससे लड़ेंगे तो ऑफकोर्स पिटेंगे। भाई सिंपल सी बात है, जो आज तक नहीं हारा वो अब क्या हारेगा? तो हाँ जी मैम, अब बाबर ने विश्वासघात कर दिया ना 1526 में, जाना चाहिए था ना भारत से बाहर, गया नहीं। राणा सांगा ने सोचा इब्राहिम लोदी तो मारा गया, तेरे को मैं देख लूंगा। तो बाबर की फोर्स है ही कितनी बड़ी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बाबर भाई राणा सांगा के खिलाफ इस वॉर में अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए पहली बार एक चीज का यूज करते हैं। आज तक कभी किसी मुस्लिम सल्तनत ने या किसी मुस्लिम राजा ने इस वर्ड का यूज नहीं किया, बाबर ने किया। और अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए पहली बार बाबर यूज करते हैं एक वर्ड का, नाम है इसका जिहाद। जिहाद तुमने तो बहुत बार सुना होगा टेररिस्ट के मुंह से, हम जिहादी है। ये घंटा जिहादी नहीं है। जिहाद का मतलब होता है कि अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ा गया युद्ध जिसमें किसी निर्दयी की जान ना जाए। जबकि टेररिस्ट क्या करते हैं, ये लोग सिविलियंस में जाके बम फोड़ देते हैं और बोलते हैं हम जिहादी है। वो जिहाद नहीं होता यार। जिहाद का मतलब होता है कि आप अपने रिलीजन को बचाने के लिए वॉर लड़ रहे हैं, और वो वॉर हर धर्म में होती है। अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करता हूं तो क्रिश्चियंस इस रिलीजियस वॉर को बोलते हैं क्रूसेड। जैसे कि थोड़ा बता दूं मैं आपको, इतिहास में क्रूसेड हुए हैं बहुत बार फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए, जिसको पैलेस्टाइन कहते हैं आप लोग। पैलेस्टाइन एक वो जगह है जहां पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। क्रूसीफाई का मतलब इनको टांगा गया था, तो इसलिए क्रिश्चियंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो गई। इस्लाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वो जगह है जहां पर मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद की बात सीधा गॉड से हुई थी, अल्लाह से हुई थी। यहाँ पे कांटेक्ट हाँ हुआ था, तो इसलिए इनकी भी इंपॉर्टेंट हो गई। मतलब ये समझ लो कि ये पैलेस्टाइन जो है ये ऑलमोस्ट लाइक राम मंदिर है, जिसको तुमने तीन चार धर्म में बांट लिया और हर कोई अपनी अपनी दीवार बना के बैठा है। ऑल आर वेटिंग इज फॉर मोदी जी। ठीक है, चारों पिटे और आगे चलते हैं जी। चलिए, कोई ज्यादा नहीं मजाक उड़ाना, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है ना। चलिए जी। तो 1527 बैटल ऑफ खानवा, स्पेशलिटी क्या है इस बैटल की? बाबर यूज द वर्ड जिहाद फॉर द फर्स्ट टाइम। जिहाद वर्ड बाबर ने इसका यूज किया पहली बार। इस वर्ड का यूज किया जाता है केवल अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो आगे खड़े होकर लड़े और राणा सांगा की फोर्स को हराए। ऑफ कोर्स यहां पर बाबर जीतता है। बैटल ऑफ खानवा की जीतने के बाद अब जो राणा सांगा की मुंह बोली बहन है, मुंह बोली बहन नाम है इनका मेदिनी राय, ये भी गुस्से में आ जाती है कि तूने भाई को हरा दिया यार, अब बहन लड़ेगी तेरे से। अरे बहन भी पिटेगी अब यहाँ पर। 1527 में भाई पिटा, और 1528 में एक बैटल और होती है, एंड दिस इज द थर्ड बैटल फॉट बाय बाबर इन इंडिया। इसको कहते हैं बैटल ऑफ चंदेरी। अब मैं यहीं पे रोकूंगा क्लास को 1 मिनट और याद दिलाऊंगा आप लोगों को, मोहम्मद गौरी अगर तुम लोगों ने पढ़ा था मेरे साथ, तो मैंने वहां पर तुम्हें बैटल ऑफ चंदावर लिखवाया था, अगर याद आ रहा हो।
याद आ रहा है? बैटल ऑफ तराइन सेकेंड 1194 में, बैटल ऑफ चंदावर लिखवाई होगी मैंने 1191, 1192, 1194। हम नहीं आए थे आप? नहीं लिखा है सर, ये इससे पहले लिखा। अच्छा, आपके वो नोट्स नहीं है ना अभी? उसमें बैटल ऑफ चंदावर मैंने आपको लिखवाया था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने राजा जयपाल को हराया था। कभी के बार क्या है ना, वो है बैटल ऑफ चंदावर मैम 1194 की सर, और ये है बैटल ऑफ चंदेरी 1528 की। नाम दोनों के बहुत सेम सेम से है, तो हो सकता है कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन जाए यहां पर। चंदेरी अलग है, चंदावर अलग है। चंदावर मोहम्मद गौरी वाली है, 1194 में है, और ये चंदेरी बाबर वाली है, 1528 में है। 1528 की चंदेरी की बैटल में किसको हराया? तो ये बैटल लड़ी मेदिनी राय ने, मेदिनी राय, और मेदिनी राय भी इस बैटल को हारती, मतलब जीतती नहीं है। बाबर ने बैक टू बैक भारत में 4 वॉर लड़े, चारों बाबर जीतता है। उसके बाद पता नहीं एकदम से क्या होता है यार, इब्राहिम लोदी का बिल्कुल दूर का भाई बिहार के आसपास, यूपी बिहार के आसपास जिंदा हो जाता है, और बोलता है कि अब देखो इब्राहिम लोदी का कोई बेटा तो रहा नहीं, इसलिए इब्राहिम लोदी के बाद दिल्ली सल्तनत अगर कोई चलाएगा तो वो मैं चलाऊंगा। और नाम है इसका महमूद, नाम इसका है महमूद, महमूद खान या मोहम्मद खान करके इसका नाम है शायद, एक बार मैं देख लेता हूं। अब बाबर को लगता है कि यार दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से हराना बहुत जरूरी है, इसलिए बाबर आखिरी बैटल लड़ते हैं। दिस बैटल इज कॉल्ड बैटल ऑफ घाघरा। बाबर के द्वारा लड़ी गई भारत में आखिरी बैटल है 1529 में, लिख लीजिए इस बैटल का नाम, बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा, घाघरा मैम वो घाघरो मचोली नहीं, घाघरा, GH मैम 1529। देख लीजिए इस बैटल में बाबर ने किसको हराया? हाँ, महमूद लोदी। इस बैटल में महमूद लोदी को हराया, जो अपने आप को इब्राहिम लोदी का भाई समझ रहा था, और बाबर को बार बार वो दे रहा था चैलेंज की, मेरे से आके लड़, मेरे से आके लड़, लड़ना क्या था मरा। महमूद लोदी, तो बैटल ऑफ घाघरा में महमूद लोदी हारता है, और पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत का जो है वो तो खैर सफाया बाबर ने पहले ही कर दिया था। आपको बता दूं यार, मुसलमानों में भी 2 रिलीजन है, शिया और सुन्नी। अगर बाबर की बात करते हैं तो ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी, लिख लीजिए बाबर वॉज एन सुन्नी, ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी। बाबर एक सुन्नी मुसलमान है। बाबर की डेथ 1530 में होती है, और बाबर हमेशा से चाहते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी जो कब्र है ना, वो मेरे 4 फादर्स जहां पर दफनाए गए थे वहां पे दफनाना। और इनके 4 फादर्स वैसे तो फरगना के हैं, बट जो एट बेस्ट आप लोग कर सके वो क्या कर सके कि आपने बाबर की कब्र को काबुल तक दफनाने की कोशिश करी। देखो बाबर 1530 में मरता है, सबसे पहले तो बाबर को दफनाया जाता है आगरा में ही, आगरा कैपिटल थी, आगरा में ही दफनाया जाता है। तब तक बाबर का टूम बन रहा था काबुल अफगानिस्तान में। जैसे ही टूम बन के तैयार हो जाता है, आप लोग कब्र को केवल आगरा से काबुल शिफ्ट कर देते हैं। इस समय बाबर काबुल में सो रहे हैं, और भारत में केवल 2 ही मुगल बादशाह ऐसे हैं जो भारत के बाहर सो रहे हैं, एक तो बाबर है और एक जहांगीर है। ठीक है, और मुगलों के साथ दिल्ली सल्तनत के साथ, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के साथ इंडिया में एक परंपरा शुरू हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ। आपने कहीं पर भी हिंदू हिस्ट्री में ये नहीं सुना होगा कि मरने के बाद एक मकबरा या एक बड़ा सा मंदिर बनवाया गया जिसमें राजा की अस्थियों को दफनाया गया है। नहीं, अपन अस्थि दफनाने अपन बहा देते हैं। यहां पर पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ देखा जाता है। राजा के मरने के बाद आलिशान महल जैसे घर बनाए जाते हैं, जिसके सेंटर में दफनाया जाता है किसी बादशाह को, और इसी पूरे स्ट्रक्चर को टूम कहा जाता है। टूम का मतलब मकबरा हो गया जी। ठीक है, और बाबर की बात करते हैं तो बाबर को टर्किश लैंग्वेज पता थी। बाबर टर्किश लैंग्वेज का ज्ञानी था, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला तिमूर चंगेज खान की फैमिली से काफी कनेक्टेड है। बाबर तो फरगना से ही आ रहा है ना जी, बाबर के बाकी के भाई बेटे जो है वो सब भारत में ही है, तो बाबर टर्किश लैंग्वेज को जानता था। और बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, टर्किश लैंग्वेज में लिखी है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी, देखो ऑटोबायोग्राफी आप उस किताब को बोलते हैं जो आप खुद लिखते हैं, अगर कोई और लिख रहा है तो बायोग्राफी हो जाएगी। तो बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम लिख लीजिए,
नाम है इनका तुजू के बाबरी। इसको कई बार लोग ना बाबर नामा बोल देते हैं, जहां पर आप गलत कर रहे हो। बाबर नामा नहीं है जी, ये तुजू के बाबरी है। तुजू के बाबरी टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी ओरिजिनली, इन टर्किश लैंग्वेज। अकबर के टाइम पीरियड में तुजू के बाबरी को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। आपको बता दूं, मुगलों के कोर्ट में जो भाषा बोली जाती थी वो पर्शियन बोली जाती थी, टर्किश नहीं, पर्शियन। पर्शियन बोली जाती है। ईरान, इराक, पर्शिया इसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, वो आपने वो गेम खेलोगे प्रिंस ऑफ पर्शिया, और वो पर्शिया जो है पर्शियन एम्पायर, ईरानियन एम्पायर को बोलते हैं। ठीक है, तो पर्शियन भाषा ही भारत में बोली जाती थी मुगलों के टाइम पीरियड में। क्योंकि ये इंसान टर्किश जानता है, तो इसने अपनी किताब टर्किश में लिखी है, नाम है तुजू के बाबरी। अकबर के समय ये बुक पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है, और इसका जो पर्शियन वर्जन है ना, पर्शियन, उसको बाबरनामा कहा जाता है। ओरिजिनल बुक तुजू के बाबरी है, एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड वर्क को आप बाबरनामा कहते हैं। ट्रांसलेटेड वर्क इन पर्शियन, इसको बाबरनामा कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे ना कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए, तो नाम में तुजू के बाबरी पर टिक करना है, बाबरनामा पे टिक मत करके आ जाना। तो ये बाबर है फिलहाल। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि बाबर ने ही इंडिया में गन पाउडर को बहुत पॉपुलराइज किया, आर्टिलरी में इसका इस्तेमाल किया गया बहुत बड़े पैमाने पर, इससे पहले नहीं हो रहा था। और अब बाबर के मरने के बाद 1530 में इनका बेटा गद्दी पर बैठता है, नाम है इसका हुमायूं। हुमायूं की बात करें तो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल एग्जाम जब तक नहीं आते तब तक पढ़ना शुरू नहीं करता था, और जैसी डेट शीट आ जाती थी तो हाथ फूल जाते थे इसके, क्या करें क्या करें। मतलब सिंपल सी बात, हुमायूं एक्चुअली में हर एक चीज को बहुत लाइटली लेने की कोशिश करता था। लाइटली का मतलब क्या है कि देख लेंगे यार, देख लेंगे यार, कभी कभी तुम देख लेंगे यार में ना वो तुम्हें देख ही लेता है फिर, अक्सर तुम देखते हो। अब हुमायूं के साथ क्या आता है, कोई इसको पता है थ्रेट है, एक बंदा थ्रेट है, आपकी जिंदगी के लिए थ्रेट है, और जो बंदा थ्रेट है ना उसको हाथ के निपटा दो ना भाई। तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, तुम राजा हो ना भाई। आपको पता है कि आप जज हैं, सोच के चलना कभी कभी। ये तो खैर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ही खुद बोलते हैं कि जो लोअर जुडिशरी है वो बहुत करप्टेड है। और लोअर जुडिशरी करप्टेड क्यों है, क्योंकि उनको डर है कि अगर उन्होंने कुछ फैसला दे दिया तो ये कोर जो डाई हार्ड क्रिमिनल्स हैं, दे विल टेक अवे योर लाइफ। तो आपके पास रीजन है ना, आप बोल सकते हो कि सर देखो मैंने टैग इसलिए नहीं लगवाया कि मैं बिकाऊ हूं। बिकाऊ तो सर मैं हूं, मैंने विधि जुडिशियल एकेडमी में फीस भरी है, कहीं से तो निकालूंगी मैं। सिंपल सी बात, आने जाने का खर्चा भी है, आप भी बोलेंगे, इसलिए कम से कम 20 लाख तो है। तो और ये पता है यूपी बिहार में बहुत होता है ये, जजेस को खरीदना। हाँ दिल्ली में तो मैंने कम सुना है, बट यूपी बिहार इज फुल ऑफ दीज जजेस। जजेस भी दिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं, हाई कोर्ट में तो खैर नहीं होता ये सब चीजें। तो आपके कोर्ट में कोई कोर डाई हार्ड क्रिमिनल आ जाए, बिल्कुल ऐसा कि अगर तुमने कोई फैसला दिया तो अगले ही दिन तुम्हें गोलियों से भून देंगे, तो जाहिर सी बात है तुम उस आदमी की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट ही करोगे, या हो सकता है कि तुम एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम्हें डर है कि भाई ये मार देगा। और ये होता ही है लोअर जुडिशरी में। तो हुमायूं इससे पहले वो कुछ करे तो उसको जेल में बंद करो ना यार, उसको बाहर छोड़ क्यों रहे हो। सिंपल बात, हुमायूं के साथ भी यही था। हुमायूं के टाइम पीरियड में एक आदमी था, नाम था उसका शेर शाह सूरी, शायद सुना होगा नाम आपने। शेर शाह सूरी इंडिया में बनाने वाला था दूसरी अफगानी डायनेस्टी। पहली कौन सी अफगानी डायनेस्टी है, इंडिया की पहली अफगानी डायनेस्टी, बिना पेज पलटे बता सकते थे वैसे तुम लोग। मैम और लोधी डायनेस्टी लिखा है तो मैं अभी मैंने, तो लोधी डायनेस्टी के बाद इंडिया में सेकंड अफगानी डायनेस्टी स्टेब्लिश करने का मन है शेरशाह सूरी का, और वो तभी हो सकता है जब हुमायूं भारत छोड़ के जाए। और हमने तो मुगलों के बारे में पढ़ा है कि भाई कभी 1526 से लेकर 1857 तक तो मुगल अपना बिना रुके इंडिया पे रूल करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। हुमायूं 15 सालों तक भारत के बाहर रहा, और 15 डैम ईयर्स, 15 साल तक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर भगा के रखा। मतलब वनवास काट रहा था ये उस टाइम पर। और कहते हैं इसी टाइम पर अकबर पैदा होता है, और ये सब कुछ हुमायूं की पागलपंती है, क्योंकि शेरशाह सूरी का सामना हुमायूं के साथ पहले भी हो जाता था। एक बार हुआ है जिसमें शेरशाह सूरी हारा था, और हुमायूं के पास बहुत अच्छा चांस था शेरशाह सूरी को वही मारने का, बट शेरशाह सूरी वॉज अ स्मार्ट गाय।
बड़ी स्मार्टनेस के साथ उसने हुमायूं के माइंड को मैनिपुलेट किया और एक गेम खेल दिया जिसमें हुमायूं फंस जाते हैं, और एट लास्ट 1540 में हुमायूं को भारत से जाना पड़ता है 15 सालों के लिए। 1530 में हुमायूं राजा बना, 10 साल राजा के पद पर रहता है और फिर भारत छोड़ के जाता है। 15 साल तक भारत के बाहर रहा। 1555 में भारत वापस आया और किस्मत देखो बेचारे की, 1556 में आ, अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण मर जाता है। सोचो, अब हुमायूं के पोते से पूछे कोई कि दादा कैसे मरे बेटा, तो कैसे बोलोगे तुम? सीढ़ियों से गिर के गए। हुमायूं भाई मुगल बादशाह सीढ़ियों से गिर के मर गया। अरे जंग में शहीद होते अच्छे लगते हो तुम लोग। तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, हुमायूं को कहा जाता है ड्विंडलिंग किंग, ये लड़खड़ाता हुआ राजा इसका नाम पड़ता है कि सर कभी आप स्टेबल लाइफ में रहे ही नहीं। और ये हुमायूं है, फिलहाल इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया है इसका। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा।